नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। 1962 में क्या होता है, 1965 में क्या होता है, 1962 में क्या होता है, भारत और चीन युद्ध होता है। इस भारत चीन युद्ध में भारत की हार होती है। चीन हमारे लद्दाख के एक क्षेत्र, अक्साई चीन वाले क्षेत्र के ऊपर अवैध कब्जा कर लेता है। भारत को बहुत गंभीर क्षति पहुंचती है, सेनाओं का मनोबल टूट जाता है। ऐसे में भारत का कट्टर दुश्मन बन गया चीन। भारत चीन संबंधों में मैं आपको समझाऊंगा 1962 का युद्ध को, अभी बस इतना ही समझते हैं कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। उसकी विस्तार, उसके पीछे की चीजें, कहानियां, वो मैं आपको भारत चीन की स्टोरी में का क्लास के अंदर समझाऊंगा। अब चीन भारत का दुश्मन हुआ तो पाकिस्तान को बिल्कुल नजर आया कि अरे चीन भारत का दुश्मन, चलो इससे दोस्ती करते हैं, इससे मित्रता करते हैं। और चीन क्योंकि भारत से ज्यादा बड़ा, विशालकाय आकार में था, भारत से ज्यादा जनसंख्या थी, भारत से ज्यादा शक्तिशाली था, सुरक्षा परिषद का मेंबर था, स्थायी सदस्य था, अधिक शक्तिशाली था, तो ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि इसका दामन पकड़ लिया तो ये हर मामले में भारत के खिलाफ हमारी मदद करेगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो उसने चीन को अपनी मित्रता के तोहफे के रूप में 5000 वर्ग मील का एक क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि भारत का क्षेत्र है, वहां से उसने जबरदस्ती दे दिया चीन को कि लो भैया ये आपके लिए गिफ्ट। चीन तो जमीन का भूखा है, वो तो खुद दूसरे देशों में घुस घुस करके उसका जमीन छीनने में लगा रहता है। ये गिफ्ट मिलते ये दो लोग बन गए कट्टर दोस्त, खासम खास मित्र बन गए, यार बन गए, दोस्ताना गहरा हो गया। भारत एकदम टूटा हुआ था उस समय, समस्याओं से घिरा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू सदमे में थे। 1964 में आते आते 1964 में भारत में एक बहुत बड़ी एक और घटना होती है कि नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की जब मृत्यु होती है तो भारत में एक बहुत, एक तरीके से कहते हैं कि एक निर्वात पैदा हो जाता है कि अब कौन भारत का शासक बनेगा। इतना बड़ा लीडर, उनके कद काठी के कोई लीडर थे नहीं। उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मोरारजी देसाई, जो उस समय जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नंबर पर दावेदार थे पीएम पद के, मोरारजी देसाई की बजाय लाल बहादुर शास्त्री को भारत के पीएम जो है वो बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री भी महान व्यक्तित्व थे, लेकिन उस समय 1964 में प्रधानमंत्री बनते समय उनका कद उतना नहीं था जितना कि मोरारजी देसाई का था। लेकिन यहां पर के कामराज का रोल आता है। के कामराज उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और के कामराज चाहते थे कि सरकार उनके अनुसार चले, और अगर मोरारजी देसाई भारत के पीएम बन गए तो उनको संभालना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोरारजी देसाई सशक्त व्यक्तित्व के थे, वो सुनते नहीं किसी की। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू अपनी मर्जी से शासन चलाते थे, ऐसे ही वो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। तो के कामराज को लगा कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर हम थोड़ा सा पार्टी जो है वो कंट्रोल कर सके। तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम रखा गया और लाल बहादुर शास्त्री को भारत के पीएम जो है वो यहां पर बनाया गया।
उस समय सबसे कहते हैं ना कांटों भरा ताज लाल बहादुर शास्त्री के सर पे उस समय कांटों भरा ताज था। कांटों भरा ताज ये था कि एक तो भारत 1962 के युद्ध से उबरा नहीं था, आर्थिक रूप से कमजोर था, गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई थी, सेना का लोगों का मनोबल टूटा हुआ था। और उसी दौर में 1965 में ही एक अकाल जो है, अगर हम बात करें तो भारत में अकाल पैदा हुआ, दुर्भिक्ष, अन्न की कमी हुई, सूखा पड़ा बहुत भयंकर, खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया। उन खाद्यान्नों का संकट को दूर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे भारत से, पूरे देश से ये वायदा भी लिया था कि सोमवार के दिन सभी लोग एक दिन जो है अपना खाना नहीं खाएंगे, व्रत रखेंगे, ताकि वो खाना बचा करके बाकी के लोगों को भी, भूखे लोगों को भी खिलाया जा सके। अब कहते हैं कि युद्ध जो होता है ना, वो किसी भी आम आदमी को बहुत बड़ा हीरो बना देता है, और युद्ध किसी बहुत बड़े हीरो को एकदम गिरा भी देता है। युद्ध जैसी स्थितियां, युद्ध के अंदर विजय बड़े बड़े चीजों को बदल देती हैं। अब इस समय, इस दौर में आते आते क्या हुआ कि पाकिस्तान को चीन का समर्थन था पूरा, ठीक है, और पाकिस्तान के पास अमेरिका भी था उस समय। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए। अमेरिका ने खास करके टैंक दिए, पेंटन टैंक कहा जाता है, और उस समय ये कहा जाता है कि ये अभेद किस्म के टैंक हैं, इनको कोई मार नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। ये टैंक अगर आ गए, गिर कहीं से गुजर गए तो तबाही सुनिश्चित है। तो पाकिस्तान एक अलग किस्म के उस उन्माद में था, एक अलग किस्म का उसके पास कॉन्फिडेंस था कि चीन मेरे साथ, अमेरिका मेरे साथ, हथियार मेरे पास, ऐसे हथियार जो अभेद्य हथियार हैं। भारत कमजोर हो रखा है, 62 का युद्ध हार चुका है, अकाल पड़ा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जैसा नेतृत्व नहीं है। उसको लगा कि भारत अब कमजोर है, अब इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। और ऐसे में उसने ये सोचते हुए भारत के ऊपर हमला करता है, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1965 का। 1965 के अंदर फिर शुरू होता है युद्ध। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान जो है थोड़ी सी भूल कर गया, चूक कर गया, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया। जैसे कई बार कई लोगों की सह में कई सारे लोग होते हैं ना, कई सारे बच्चे आप देखोगे, उनका कोई भाई या परिवार में कोई होगा, कोई बॉडी बिल्डर या तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा, तो वो बच्चा होगा, वो स्कूल में और या कॉलेज में बड़ी डिंग हाँकता है, जानता नहीं है मेरा भाई कौन है, जानता नहीं है मेरा पापा कौन है, यूं मसल देगा चुटकी में। तो वो आ जाते हैं ना, तैस में आ जाते हैं, फिर उल्टी सीधी हरकत करने लग जाता है। फिर वो भूल जाता है कि इतना जितना उसके पापा भाई बॉडी बिल्डर, उससे दुगने तिगने बॉडी बिल्डर कोई और भी हो सकता है। शेर को सवा शेर हर जगह मिल जाता है ना। तो पाकिस्तान उस तरीके से वो था, वो आया, उसने हिमाकत की। इस बार भारत तैयार था। 1962 के युद्ध से हम सबक ले चुके थे, और हमने वो सबक लेते हुए हमने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया था। हमने हमारी सेना के आधुनिकीकरण पर फोकस कर दिया था। इतना ही नहीं, हमने सोवियत संघ से मिलकर के हथियार भी वहां से लिए, और हथियार खुद से बनाना भी शुरू किया, और जहां से मदद मिल सकती थी हमने अपने सेना के आधुनिकीकरण को प्रारंभ किया। हमने अपने कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बनाए, जैसे कि 1962 के युद्ध के बाद हमने बनाया ITBP, इसका गठन किया। इसके साथ साथ ITBP के साथ साथ हमने SSB, इसका गठन किया 1963 में। इस तरीके से हम अपनी सीमाओं को मजबूत करने पर लग गए थे। तो इस समय जब युद्ध हुआ 1965 का, तो भारत तैयार था। पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी, पाकिस्तान को खूब टक्कर दी। पाकिस्तान के जो पेंटन टैंक जिसके ऊपर वो कूद रहा था, उनको हमने तहस नहस कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और कहा जाता है कि इस हार का दुख पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका को था। इस हार की तिल मिलाहट जो थी वो अमेरिका को अधिक थी, क्योंकि उसके ऐसे टैंक जिसके बारे में ये धारणा बन चुकी थी विश्व में कि वो अभेद्य हैं, भारत के
नौजवानों ने, भारत के सैनिकों ने उनके परखच्चे उड़ा दिए और पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान जो अमेरिका के हथियारों पर लड़ रहा था, अमेरिका की बड़ी फजीहत हुई। अब युद्ध होता है, युद्ध में भारत जो है पाकिस्तान के लगभग 750 वर्ग मील क्षेत्र में घुस जाता है और पाकिस्तान भारत के 210 वर्ग मील क्षेत्र पर आ जाता है। ऐसे में मामला 1965 में ही जाता है यूएनओ में। एक बार फिर से मामला यूएनओ में जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सितंबर 1965 में, सितंबर 1965 में मामला जाता है यूएनओ में और एक बार फिर से युद्ध विराम कर दिया जाता है और कहा जाता है जो जहां वहीं रुक जाओ। और फिर यूएनओ में का फैसला आने पर, युद्ध विराम होने पर, उस समय भारत जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र में घुसा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने जो हमला किया था ना, वो भारत के कच्छ के रण के क्षेत्र से हमला किया था। देखिए ये कच्छ का रण का क्षेत्र मिलता है, एक ग्रेट रन और लिटिल रन आप देखोगे ना, कच्छ का महान रन, वो देख, इस क्षेत्र से पाकिस्तान ने हमला किया था। तो भारत ने भी जवाब में पाकिस्तान के ऊपर लाहौर की तरफ से हमला कर दिया था। ये वो हमला उस समय था। अब भारत जो है ना, भारत के पास इस हमले के बाद, युद्ध विराम के बाद, पाकिस्तान का 750 वर्ग मील क्षेत्र था। पाकिस्तान जो है उसके पास भारत का लगभग 250 के करीब 210, लगभग 210 वर्ग मील का क्षेत्र उसके पास था। दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे देश के अंदर घुस गई थी, जिसको जहां जहां एरिया मिला, हम पाकिस्तान के ज्यादा बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्जा करे हुए थे। अब ऐसे में इस मामले में, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सोवियत संघ जो है वो पहल करता है, वो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करता है। सोवियत संघ के लिए जरूरी भी था, सोवियत संघ चाहता था कि उसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो शांत रहें, विवाद ना रहे, ताकि जो अमेरिका है उसका प्रभाव वहां पर ना हो पाए। तो सोवियत संघ के लिए भारत की जितनी जरूरत थी उतना ही पाकिस्तान का शांत रहना भी उसके लिए जरूरी था, ताकि पाकिस्तान अपनी जमीन अमेरिका को यूज करने के लिए ना दे सोवियत संघ के खिलाफ। ऐसे में सोवियत संघ इस मामले पर मध्यस्थता करता है और ताशकंद में एक बैठक बुलाई जाती है, इसको ताशकंद समझौता कहते हैं। उस समय ताशकंद सोवियत संघ का हिस्सा था। अगर हम देखें तो उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान में आपको ये क्षेत्र देखेंगे ना, यहां पर ये ताशकंद है, वो आज का उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का हिस्सा होता था। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1990 के दशक में, तब जाकर के उज्बेकिस्तान एक अलग देश बनता है। उस समय सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 1966 में यह समझौता होता है, 1966 के अंदर। ठीक है, और ये समझौता, ये डिक्लेरेशन, ये इंग्लिश में है, मैं आपको इसके मेन जिस्ट बता देता हूं क्या क्या होता है। अयूब खान, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। सोवियत संघ के प्रमुख उस समय होते हैं। ये 1966 के ताशकंद एग्रीमेंट की एक फोटो है, एक ऐतिहासिक पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, इसको देखिए, बहुत ही हिस्टोरिकल टाइप की इमेज है, हिस्टोरिकल टाइप की फोटो है, आप इसको देखते हुए चलिए। ताशकंद में फैसला होता है। ये ऐतिहासिक फैसला होते ही बात क्या होती है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु को लेकर के भी कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे मामले। कई लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु थी, कई लोग बोलते हैं कि उनको खुफिया एजेंसी, सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी ने उनको मरवा दिया। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उनके ऊपर हम नहीं चलेंगे। अभी हम बस इतना जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में यह फैसला हुआ। इस फैसले में क्या क्या कारण, फैक्टर थे। सबसे पहला फैक्टर तो ये था, सबसे पहली चीज तो ये थी कि दोनों देश युद्ध से पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले जो व्यवस्था थी, जिस सीमा में थे, वो सीमा में आ जाएंगे। इसका मतलब भारत ने पाकिस्तान की जितनी क्षेत्र, जितना 750 वर्ग मील क्षेत्र जिसके ऊपर अपना आधिपत्य रखा हुआ है, कब्जा रखा हुआ है, भारत उसको खाली कर देगा। और पाकिस्तान जिसने भारत का 210 वर्ग मील क्षेत्र ले रखा, वो उसको खाली कर देगा। भारत रेडी हो गया बड़े भाई का वो मानते हुए कि यार कि चलो कोई नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम ज्यादा क्षेत्र ले रखा है लेकिन फिर भी हम वापस चले जाते हैं। जमीन वापस दे दी,
उसमें यह भी था कि एक दूसरे के खिलाफ नकारात्मक प्रचार नहीं किया जाएगा। इस ताशकंद समझौते में यह भी था कि नकारात्मक प्रचार नहीं होगा, दोनों देश मधुर संबंध बनाएंगे, दोनों देशों के बीच व्यापार की बहाली होगी, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कुछ प्रमुख बातें थी ताशकंद समझौते में 1965 के। अब उस ताशकंद समझौते के बाद जब ये समझौता हुआ, हमने उनके जमीन पाकिस्तान को दे दी, लेकिन ये समझौता ज्यादा दिन तक जो है ना चला नहीं, ज्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि 1965 के युद्ध ने, मैं आपको बता रहा था ना कि युद्ध जो है वो किसी भी व्यक्ति को बहुत महान भी बना देता है, तो महान व्यक्ति को नीचे भी गिरा देता है। लाल बहादुर शास्त्री युद्ध से पहले एक सामान्य तरीके की कदकाठी भारत की राजनीति में रखते थे, लोगों के बीच प्रभाव भी सामान्य सा था। लेकिन पाकिस्तान को करारी हार कराने के बाद, और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, पाकिस्तान को करारी हार दी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की छवि भारत के अंदर एक जननायक की बनकर के उभरी, एक महान नेता की छवि बनकर के उभरी, इतने कि लोग उनको बहुत पसंद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते अयूब खान की। अयूब खान जो कि पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासक था, तख्ता पलट कर रखा था, सैन्य शासक था। 1965 के युद्ध के बाद उसकी प्रसिद्धि, उसकी लोकप्रियता बिल्कुल निम्नतम स्तर तक चली गई थी। लोग उसके खिलाफ हो गए थे, इवन उसकी सेना के ही लोग उसके खिलाफ होने लग गए थे। सैनिक शासन के विरोध में धीरे धीरे आवाज उठने लगी। और ताशकंद समझौते के बाद और इस करारी हार के बाद यह मान लिया जाने लगा कि पाकिस्तान में सेना शासन नहीं संभाल सकती, इसकी जगह लोकतंत्र आना चाहिए। और पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए वहां पर आंदोलन होने लगे। 1969 में, 1969 के अंदर 1969 में क्या होता है, सेना का ही तख्ता पलट फिर से होता है। पाकिस्तान में सेना ही अपना तख्ता पलट करने के लिए बड़ी ही फेमस है, जानी जाती है। उस समय एक सैनिक विद्रोह होता है, और उस सैनिक विद्रोह में उस समय जो जनरल याहिया खान है ना, ये अयूब खान को सत्ता से हटा देता है। एक जनरल ने अपने दूसरे शासक अयूब खान को तख्ता पलट कर दिया, सेना का विरोध करते हुए उसको हटा दिया, क्योंकि सेना भी उसके कंट्रोल में नहीं रही, उसके सेना के ऊपर भी उसका प्रभाव कम हो गया अयूब खान का, क्योंकि युद्ध हार चुके थे। तो युद्ध में हारने का जिम्मा भी जो है वो लीडर के ऊपर जाता है, और जीतने का जिम्मा भी, जीतने का क्रेडिट भी लीडर के पास जाता है। तो ऐसे में याहिया खान जो है पाकिस्तान का एक नया शासक बनता है। इस तख्ता पलट और इस खींचतान में पाकिस्तान के लोग परेशान हो जाते हैं, और वो लोकतंत्र की बहाली के लिए डिमांड करने लगते हैं। और दो व्यक्ति उस समय उभर करके सामने आते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान में और एक पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन उठाया। वहीं जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हो, उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने लोकतंत्र का समर्थन के लिए आंदोलन किया। ये दो बड़े नेता जिनकी जनता में बड़ी पहुंच थी, बड़ी पैठ थी, ये दोनों लोकतंत्र के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे में कुछ समय के बाद, ये पिक्चर आप देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो, ये शेख मुजीबुर रहमान, ये वही हैं भुट्टो। आप भुट्टो परिवार आप जानते होंगे, इनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, और आजकल आप देखते हो जो बिलावल भुट्टो और बाकी हैं, सब एक ही परिवार से हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों व्यक्तियों ने वहां पर लोकतंत्र के समर्थन के लिए आंदोलन चलाया हुआ था। अब 1970 में बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कुछ घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं पर जाने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार हाउस द जोश का आंसर देंगे। हाउस द जोश मेरे दोस्तों, हाउस द जोश, जोश कैसे है, हाउस द जोश, एक आंसर आना चाहिए, हाई सर, हाउस द जोश, एक हाई सर का आंसर दीजिए। मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं, मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे को हाई सर का आंसर दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हाई जोश हमेशा बनाए रखना चाहिए। और आपको मैं
इसी आइजोस के साथ एक चीज और बता देता हूं, मेरा कोड भी बता देता हूं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कभी भी, तो आप मेरा ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, LYLIVE। कभी भी लीजिए अनअकैडमी का कोर्स, LY लाइव कोड अप्लाई करके लेना। आपको मैं एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा, प्रॉपर 1-on-1 गाइड करूंगा, पर्सनली गाइड करूंगा। कभी भी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आने देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक टीचर की गाइडेंस। वो गाइडेंस आपको तभी मिलेगी जब एक टीचर आपसे खुद बात करे। मैं अपने सारे स्टूडेंट से, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उन सबसे खुद बात करता हूं, 1-on-1 बात करता हूं, डायरेक्ट बात करता हूं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोर्स लेंगे कभी भी, इस कोड से LY लाइव कोड अप्लाई करते हुए, एडमिशन लेते टाइम उसमें एक कोड डालना पड़ता है जिससे फीस में डिस्काउंट हो जाता है। तो डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। एग्जाम पास होने तक मैं गाइड करूंगा, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज सबसे यही है, गाइडेंस। क्योंकि एक टीचर आपकी कमियां दूर कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपकी खूबियां पहचान करके आपकी कमियों को दूर करके आपकी खूबियों को और निखार सकता है। और हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर तरीके की पृष्ठभूमि उनकी अलग होती है, उनकी सारी क्षमताएं अलग होती हैं, मानसिक क्षमताएं अलग हैं, शारीरिक क्षमताएं अलग हैं, हर तरीके से। तो एक जैसी स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए काम नहीं करती, हर किसी के लिए इंडिविजुअल हेल्प करने की जरूरत पड़ती है, वो एक टीचर कर सकता है। मैं करता हूं। आप कभी भी कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात मेरे से होगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर मेरी सारी डिटेल्स मिलेंगी, क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगी फ्री में, क्लासेस के नोटिफिकेशन भी हैं। आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। और मेरे से बात करने के लिए डिटेल्स भी हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, डायरेक्ट बात मेरे से होगी। कई बार कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, तो कॉल बैक आ जाएगी 36 घंटे के अंदर अंदर, 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर मैं खुद कॉल बैक आपको कर दूंगा। आप चिंता नहीं करना, आपको जो भी हेल्प मेरे से हो सकेगी मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस ही होती है, तो टीचर की गाइडेंस आपको मिलेगी। मैं करता हूं रेगुलर, बिना मैनेजर, बिना असिस्टेंट के करता हूं, ठीक है। अब प्रॉपर मेरी तरफ से ही हेल्प रहेगी। तो कोड याद रखिएगा, LY लाइव, जब भी आप ज्वाइन करना है LY लाइव। 1970 के अंदर क्या होता है, जो याहिया खान वहां का जो सैन्य शासक है, वो बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान होते थे उस समय, उसमें वो इलेक्शन के लिए घोषणा करता है कि चुनाव होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का आंदोलन चल रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान में भुट्टो और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, ये दोनों लोग जो हैं लोकतंत्र के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाए हुए थे। ऐसे में याहिया खान को मजबूर होकर के पाकिस्तान में इलेक्शन की घोषणा करनी पड़ी, लोकतांत्रिक चुनावों की तरफ वो चलने की कोशिश उन्होंने की। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कुछ चीजें हैं, उन इंटरेस्टिंग सी चीजों को समझिए। 1970 के अंदर जब वहां पर चुनावों की घोषणा की जाती है, चुनाव होते हैं, उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से थे, मैं मैप में दिखाता हूं, ये व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान, इनको स्पष्ट एक बहुत बड़ा बहुमत जो है वो मिल जाता है पाकिस्तान की संसद में। और पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी पार्टी कुछ ही सीटों तक सीमित हो जाती है। आप मैप पर चलते हैं, मैप पर देखिए, ये देखिए, ये पार्टीशन के बाद का मैप है, तो मैं समझा देता हूं। ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। यहां पर शेख मुजीबुर रहमान और यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो, ये दोनों लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाए हुए थे। अब जब लोकतांत्रिक ये आंदोलन होता है, इलेक्शन होते हैं, तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये उम्मीद थी कि वो संसद में पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। लेकिन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत पूर्वी पाकिस्तान, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से छोटा हिस्सा था, यहां इसके मुकाबले छोटा हिस्सा था, यहां के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में तो सारी सीटें लगभग कुछ सीटें छोड़ करके बाकी सारी की सारी सीटें उनकी पार्टी को मिल जाती हैं। अवामी लीग उनकी पार्टी का नाम था। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में भी उनको काफी सारी सीटें मिल जाती हैं, जिसके बलबूते संसद में वो बहुमत में आ जाते हैं। अब यहां पर
एक खेल होता है पाकिस्तान के अंदर। ये व्यक्ति जो सैन्य तख्तापलट के विरुद्ध थे, सैन्य तानाशाही के विरुद्ध थे, लोकतंत्र की बागडोर थामी हुई थी पश्चिमी पाकिस्तान में, यही व्यक्ति क्या करते हैं, सत्ता के लालच में आकर के उस समय जो याहिया खान है, जो सैन्य तानाशाह थे, उसके साथ मिलकर के शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बनने से रोक देते हैं। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना था शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बनने से रोका जाता है, तो ये आंदोलन का आह्वान करते हैं, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन। इनको लगता है कि इनके साथ धोखाधड़ी की गई है, इनकी पीठ में खंजर भोंका गया है, और ये खंजर भोंकने वाला कोई और नहीं, लोकतंत्र के हिमायती जुल्फिकार अली भुट्टो वही हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को यह चीज समझ में आ गई थी कि दोनों पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अगर पूर्वी पाकिस्तान का विकास करना है तो उसको एक अलग देश बनाना पड़ेगा, और उसके लिए बांग्लादेश का निर्माण, स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण जरूरी है। तभी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश है उसके लोगों को अधिक अधिकार मिलेंगे। इसलिए इन्होंने बांग्ला मुक्ति आंदोलन जब प्रारंभ किया, आंदोलन की शुरुआत की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कई सारे कारण थे उस समय, आप देखोगे तो पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव हुआ था, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पर हो, भाषा को, उर्दू भाषा को थोपना हो। ये सब मैं भारत बांग्लादेश संबंध में समझा चुका हूं, तो इसलिए यहां पर उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ऐसा होता है, जब आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस आंदोलन में बड़ी संख्या में याहिया खान ने लोगों का नरसंहार किया। जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभाव ये पूरे पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों पे चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान जो छोटा हिस्सा है उसके नेता का दबदबा दोनों क्षेत्रों पर आ जाए। पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन उठा, उस आंदोलन के खिलाफ याहिया खान ने इतनी बर्बरता की कि गांव के गांव जो जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे, उनके पूरे रिश्तेदार, परिवार, गांव, अड़ोस पड़ोस, जान पहचान, दोस्त तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। जो जो उस आंदोलन में शामिल थे उनके पूरे इतिहास तक को मिटा दिया गया। उनके जान पहचान तक के, रिश्तेदार तक के जितने भी लोग थे, घर से बाहर निकाल करके सरेआम गोलियों से उनको भूना गया। इतनी ज्यादा बर्बरता फैलाई गई, इतनी ज्यादा तबाही मचाई गई। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के सामने अपनी जान बचाने का संकट सबसे बड़ा हो गया। जान बचाने का उनके पास एक ही तरीका था कि कैसे भी करके वो पूर्वी पाकिस्तान छोड़ करके कहीं और चले जाएं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में रहते तो उनका जीना संभव नहीं था। ऐसे में उनको एक विकल्प दिखा भारत के तौर पर, और बड़ी संख्या में लगभग 1 करोड़ के करीब लोग भारत के अंदर शरण लेने लगे, अवैध रूप से घुसने लगे। यह समस्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी, बहुत गंभीर समस्या थी। भारत के अंदर बांग्लादेश से पलायन एकदम एक नहीं हुआ था। 1971 के दशक के प्रारंभ से ही कुछ समय के बाद थोड़ी संख्या में लोग भारत के अंदर लगातार प्रवेश करते जा रहे थे। एक समय के बाद इनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास हो गई थी। ये भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना पीना रहना इंतजाम करना, इतनी उस समय 1970 के दशक में जब भारत खुद एक गरीब राष्ट्र था, उसके लिए ये चीजें संभव नहीं थी। और उन शरणार्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पाकिस्तान की सेना के लोग भी भेष बदल करके आ गए, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी के लोग भी भेष बदल करके आ गए, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को और बड़ा खतरा हुआ। ऐसे में इस समय भारत के लिए ये मजबूरी हो गई कि भारत पाकिस्तान के अंदर ये चल रहे इस विवाद के बीच में हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे, और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए उसकी मदद करे। उसके बाद भारत ने उसमें इंटरफेयर करना प्रारंभ किया। लेकिन वहां पर जाने से पहले आपको 1971 की कुछ परिस्थितियों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। 1971 के अंदर की जो परिस्थितियां हैं, इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हम अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, और एक हम देश की आंतरिक परिस्थितियां जो थी उनको भी जान सकते हैं।
इनको समझिए, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बारे में डिटेल से पता चलेगा, चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। पहले आंतरिक की बात कर लेते हैं। 1967 में क्या होता है, कांग्रेस की एक और सरकार, एक बार दोबारा से जो इलेक्शन होता है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनती है। हालांकि इतनी अधिक बहुमत उसके पास नहीं होता है। इंदिरा गांधी जो है उनको भारत का प्रधानमंत्री जो है उनको बनाया जाता है। इस समय थोड़े समय के बाद आते आते 1969 में 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा जिसको कांग्रेस आई कहा गया, कांग्रेस आई यानी कि इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी ये। दूसरा हिस्सा जिसको कांग्रेस ओ कहा गया या एस कहा गया, सिंडिकेट या ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट नेता थे, वरिष्ठतम नेता थे, वो उसमें शामिल हो गए, जैसे कि के कामराज, मोरारजी देसाई, जो भी उस समय के निजलिंगप्पा मेन नेता थे, वो उसमें शामिल चले गए। कांग्रेस आई के अंदर इंदिरा गांधी के और उनके समर्थक जो थे केवल वो रहे। कांग्रेस की इस दो फाड़ हो जाने के कारण लोकसभा के अंदर स्थितियां बड़ी विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी जिनके पास पहले पूर्ण बहुमत था, वो बहुमत ना होकर के अब वो अल्पमत में आ गए। उस समय कुछ वामपंथी पार्टियों के सपोर्ट से, लेफ्टिस्ट पार्टियों के सपोर्ट से इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाई और अपनी सरकार चलाई। इंदिरा गांधी देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत ना हो पाने के कारण, और उनका उस समय विवाद भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसके कारण वो बहुत सारे काम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। उसका एक ही उपाय इंदिरा गांधी को नजर आया कि भाई मेरे को एक अपनी लोकप्रियता में असीम वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर मैं लोकप्रियता में अपनी असीम वृद्धि कर लूंगी, मेरी लोकप्रियता, जनता के साथ मेरा जुड़ाव ज्यादा रहेगा, तो उसके बाद मैं भारत के विकास से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे काम कर पाऊंगी और कोई भी चीज में मेरे को दिक्कत नहीं होगी। उस समय इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी परेशानी मिल रही थी, अमेरिका से भी परेशानी मिल रही थी, अमेरिका से भी प्रेशर आ रहा था। उसको मैं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में समझाऊंगा। उस समय में 1969 में और 1970 में, इन 2 वर्षों में इंदिरा गांधी ने कई सारे सुधार के कार्य करने की कोशिश की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी को एक बड़ा धक्का लगा। प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया गया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, खारिज कर दिया गया। इंदिरा गांधी को एक और धक्का लगा। इसके बाद इंदिरा गांधी को यह समझ में आ गया कि वास्तविक अगर सुधार करना है तो वास्तविक लोकप्रियता चाहिए होगी, जनता के अंदर जाना पड़ेगा, जनता के साथ मिलना पड़ेगा, मेल मिलाप करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो इसलिए 1967 में जो सरकार बनी थी उसका इलेक्शन होना था 1972 में, 1972 में। लेकिन 1972 में इलेक्शन ना करा करके इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दी और नए चुनाव करवाए। नए चुनाव जो हैं वो होते हैं 1971, 1971। ठीक है। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं नए चुनावों की, तो ये 1970 और 71 दोनों में ही चलते थे, लेकिन मुख्य रूप से 1971 में 1971 के फरवरी मार्च के महीने में ये सारी गतिविधियां जो हैं वो वहां पर हुई। ये इलेक्शन करवाना जरूरी इंदिरा गांधी के लिए इसलिए भी था क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट जीने नहीं दे रहा था, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के लोग जीने नहीं दे रहे थे जो इससे अलग हुए थे, जो सीनियर कांग्रेसी नेता थे। तीसरी तरफ कोई भी सुधार के काम करने जाएं तो वो काम सही से नहीं हो पा रहा। चौथी तरफ अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर से वो भारत पर लगातार दबाव बनाए हुआ था, कश्मीर के मामले को लेकर के और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के भारत के ऊपर लगातार प्रेशर डाले हुए था। और भारत के अंदर सरकार थी वो अल्पमत, कमजोर सरकार। तो इन सभी मुद्दों से, इन सभी मामलों से निपटने का एक ही सॉल्यूशन हो सकता था कि एक पूर्ण बहुमत की अकेले दम की सरकार आए।
इसलिए इंदिरा गांधी ने 1972 की बजाय 1971 में ही इलेक्शन करवाने की सलाह दी। 1971 में ही इलेक्शन होते हैं। मार्च 1971 के अंदर, मार्च 1971 में इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी को पूर्ण बहुमत मिलता है, अभूतपूर्व बहुमत मिलता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जनता के साथ, जनता के बीच में जाकर के अपनी पकड़ बनाई। गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया। विपक्ष ने भी अपना नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ भारत बचाओ। इंदिरा ने नारा दिया इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, और वो गरीबी हटाओ का नारा चल पड़ा। लोगों के बीच में जा करके उनको बताने लगे कि देखो, मैं तो आपके लिए काम करना चाहती थी, मैं तो राजा महाराजाओं को इतना पैसा दिया जाता है उसको समाप्त करना चाहती थी, लेकिन पार्टी साथ नहीं दे रही। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, लोगों के विकास के लिए, आम जनता को मदद के लिए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करने दे रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? तो ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगी अगर आप सब लोग अपना समर्थन देंगे। लोगों ने अपना भरोसा इंदिरा गांधी पर दिखाया और पूर्ण बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सरकार आई। अब इंदिरा गांधी की सरकार आते ही अब इंदिरा गांधी ने इन सभी मामलों को सुलझाना, एक एक करके इनको निपटाना शुरू किया। सबसे पहले तो अपनी आंतरिक कमजोरी थी उसको खत्म कर दिया, दूर कर दिया। पूर्ण बहुमत के साथ एक फुल मेजोरिटी की सरकार आ गई, तो उनको अपनी सरकार के गिरने, किसी विधेयक बिल के पास होने ना होने, उसका कोई डर नहीं था। एक सशक्त नेता, एक सशक्त लीडर बनकर के वो उभर करके सामने आई। प्रीवी पर्स के लिए कई सारे एक के बाद एक 24, 25, 26, 27, 28, 29 संविधान संशोधन अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर कर दिए थे। तो इंदिरा गांधी की आंतरिक रूप से स्थिति जो है वो काफी मजबूत उस समय होती हुई चली जा रही थी। अब उसी दौरान आंतरिक मामला तो निपट गया, मुद्दा था कि अमेरिका के प्रेशर से कैसे निपटा जाए। क्योंकि लगातार उस समय, याद रखिए, ध्यान रखिए, 1970 की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला था। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे, इनके रिश्ते बड़े अच्छे थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं बना करके जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको गिरफ्तार करवा दिया और पाकिस्तान में एक बार फिर से लोकतंत्र जो है बिखरा सा होने लगा। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति आंदोलन की बात हो रही थी। इंदिरा गांधी उस मामले में शेख मुजीबुर रहमान के बिल्कुल साथ में खड़ी थी। वैचारिक रूप से भी और अन्य तरीके से भी मदद करने के लिए भारत तैयार था। इस बात की चुभन जो है पाकिस्तान को बहुत थी, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका, क्योंकि उस समय अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका को एक ऐसा देश चाहिए था जो उसको अपने सैन्य अड्डा या हथियारों का अड्डा, सैन्य अड्डा बनाने की परमिशन दे ताकि सोवियत संघ को घेर सके, और वो देश उसको पाकिस्तान के रूप में मिल चुका था। पाकिस्तान के कारण अमेरिका की मित्रता चीन के साथ भी होने लगी थी। तो इस पाकिस्तान के, इस पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के विवाद में जो भारत लगातार शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन कर रहा था, इसके लिए अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा था, लगातार प्रेशर डाले जा रहा था, लगातार इस तरीके की बात कर रहा था कि तुम इनके मामले में मत पड़ो, ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, अगर तुम इसके मामले में पड़ोगे तो हम तुम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, ये प्रतिबंध कर देंगे, वो प्रतिबंध कर देंगे। बड़ा परेशान अमेरिका ने उस समय भारत को किया। आंतरिक मामला तो इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आकर के निपटा लिया। अब बारी थी कि अमेरिका का कैसे तोड़ निकाला जाए, और भारत के लिए परिस्थितियां और ज्यादा विकट हो गई जब एक त्रिगुट बनने लगा 1971 में एक त्रिगुट जो है वो बनकर के उभर करके आया। इस त्रिगुट में कौन कौन थे? अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। यह स्थिति भारत के लिए बड़ी विकट हो गई थी, क्योंकि चीन के साथ 1962 के युद्ध में हम लड़ चुके थे और बहुत बड़ा क्षेत्र हम खो चुके थे। पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन, 65 में के युद्ध में हम उसको हरा चुके थे, लेकिन वो कश्मीर का सपना तब भी देख रहा था। अमेरिका, उसको सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए, शीत युद्ध में अपर हैंड रखने के लिए उसको आवश्यकता थी चीन और पाकिस्तान, इन दोनों की ही।
तो इसलिए वो इनको समर्थन दे रहा था, पैसा दे रहा था, मोटा पैसा, मोटी फंडिंग, मोटे भयंकर किस्म के हथियार वो पाकिस्तान को सप्लाई करता था। पाकिस्तान के कारण अमेरिका और चीन में भी दोस्ती होने लगी और ये त्रिगुट बनने लगा। भारत के 3 कट्टर दुश्मन एक साथ वहां पर मौजूद होने लगे और ऐसे में अमेरिका का प्रेशर भारत के ऊपर कि तुम पूर्वी पाकिस्तान वाले मामले में बिल्कुल दखलंदाजी मत करो, ये भारत के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही थी, क्योंकि उस समय तक भारत के अंदर बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से पलायन प्रारंभ हो चुका था। बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में पलायन कर करके शरणार्थी बन करके आने लगे थे। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा संकट था। तो इसके लिए भारत ने इंदिरा गांधी ने एक बहुत ब्रेव कदम उठाया। उसको कहा जाता है कि एक मतलब मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं, एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने लिया और वो मास्टर स्ट्रोक था कि जो हमारी गुट निरपेक्षता की नीति थी, उस गुट निरपेक्षता की नीति को थोड़ा सा होल्ड करते हुए हमने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री की संधि कर ली। 9 अगस्त 1971 1971 को हमने क्या किया, सोवियत संघ, सोवियत भारत मैत्री संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए। सोवियत के साथ इसलिए कि एक तो हमारा रुझान समाजवाद की तरफ था, जो कि सोवियत संघ के साथ थोड़ा अधिक मिलता था, और प्रारंभ से ही सोवियत संघ भारत का समर्थन करता आया था, सपोर्ट करता आया था। अमेरिका जैसी महाशक्ति से अगर पार पाना है, मुकाबला करना है, तो हमें एक और बड़ी महाशक्ति की जरूरत थी, तो वो सोवियत संघ था। दक्षिण एशिया के अंदर सोवियत संघ को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, वहां पर अमेरिका की मौजूदगी को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए भारत जैसे बड़े विशालकाय देश की आवश्यकता थी। तो ऐसे में सबसे पहले अमेरिका के दबाव को से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 25 वर्ष की मैत्री संधि कर ली। इस मैत्री संधि के होते ही भारत जो है बाहरी परिस्थितियों से भी सुनिश्चित हो गया। इंदिरा गांधी को यह यकीन हो गया कि अब मामला देखते हैं पाकिस्तान वाला मामला, अब पूर्वी पाकिस्तान की जो समस्या है उसको निपटाया जाए, और अब अगर हम सक्रिय रूप से उस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो अमेरिका आएगा भी, तो हमारे पास एक महाशक्ति है, एक दोस्त है सोवियत संघ के रूप में, जो हमारी मदद करेगा। देखिए, भारत पाकिस्तान संबंध आपको देखने में 1971 का युद्ध हो रही है, सब देखने में बड़ा आसान लगता होगा, पढ़ लेते हैं कि अरे 1971 में युद्ध हुआ, भारत जीत गया। लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड, उस 1971 के युद्ध, बांग्लादेश की आजादी से पहले की जो चीजें थी, वो बैकग्राउंड 1 साल से चल रहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से मजबूत की। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, सरकारी डॉक्यूमेंट है। उस सरकारी डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर दी गई है। ये है सरकारी डॉक्यूमेंट है, एक भारत सोवियत ट्रीटी। आप ये देखिए, यहां पर मैप में आप देख पा रहे होंगे, सोवियत संघ के जो विदेश मंत्री है ना, आंद्रेई, वो भारत में आए थे 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में 1971 में। ये उस समय की पिक्चर है। ये सोवियत संघ के विदेश मंत्री थे, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अगर आप पिक्चर में नाम पहचान सकते हैं, शकल पहचान सकते हैं, तो आप देखिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये वही व्यक्ति हैं जिनकी सिफारिश पर, जिनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर शामिल किए गए। 42वें संशोधन के माध्यम से जो 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, बाद में 86वें संशोधन से उसमें एक और जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह उस समय भारत के विदेश मंत्री होते थे। ये उस समय की कुछ ऐतिहासिक पिक्चर्स हैं। ये देखिए, जब ये आए तो इनका वेलकम, देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है सरकार ने तैयार किया है। सरकार ने एक पूरा पीडीएफ डाल रखा है इंडो से सोवियत ट्रीटी को लेकर के, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, वहीं से मैंने निकाला है। इनका जो वेलकम किया था, तो इनका वेलकम रिमार्क, इनका स्वागत के लिए सरदार स्वर्ण सिंह उस समय बात करते हुए थे, ठीक है। और ये एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना भाषण दिया, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिले। यहां पर 8 अगस्त की बात है, सारे लोग आपस में बैठ करके डिस्कस किए, विदेश मंत्रालय वहां पर। फिर 9 अगस्त 1971 को जो ट्रीटी साइन हुई, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन,
सहयोग एवं मित्रता की संधि, उसकी पिक्चर ये है। उस ट्रीटी के ऊपर, उस संधि के ऊपर साइन करते हुए सरदार स्वर्ण सिंह और आंद्रेई, सोवियत संघ के जो विदेश मंत्री थे वो, ये यहां पर वो किया। फिर इसके बाद संधि के बाद जैसे ट्रीटी साइन होती है, ये हैंडशेक जो ये कई सारी हिस्टोरिकल फोटोज हैं, बहुत हिस्टोरिकल फोटोज, वो सारी जोड़ी गई हैं, ये उसकी पिक्चर। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 9 ही अगस्त को इंदिरा गांधी जो है वो इनको इनवाइट करती है, इस विदेश मंत्री को, और इनके साथ फिर मिलते हैं। तो इंदिरा गांधी के सामने तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी की जो पिक्चर है ये वो पिक्चर है। फिर उसके बाद आप यहां पर देखिए सरदार ये सारे सब लोगों से डिनर के बाद बाकी के नेताओं के साथ उनकी भेंट होती है भारत के अंदर। 9 ही अगस्त की फोटो है ये सारी, डिनर किया जाता है यहां पर सरदार स्वर्ण सिंह और बाकी सब लोगों के साथ। फिर राजघाट पर भी जाया जाता है, जैसा कि भारत में परंपराएं हैं कि कोई विदेशी जो लोग आते हैं, प्रमुख विदेशी जो नेता आते हैं भारत के अंदर, तो वो राजघाट में जाते हैं, पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। तो वो भी ये सारी चीजें वहां पर देखोगे तो की गई। ये सारी पिक्चर उस समय की हैं। ये देखिए 1910 तारीख की पिक्चर्स हैं। विजय घाट के ऊपर भी गए, ठीक है, विजय घाट के ऊपर श्रद्धांजलि दी। हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस समय, राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनके साथ इनकी मुलाकात, उसकी पिक्चर ये है 1971 की, ठीक है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे यशवंत राव चौहान, उनके साथ की ये पिक्चर है, ठीक है। हमारे कृषि मंत्री होते थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके साथ की पिक्चर। यानी कि लगभग कांग्रेस के सारे प्रमुख नेता जो हैं वो थे, और 12 अगस्त को वो दिल्ली से विदा हुए। तो ये उस समय की पिक्चर है। तो ये सारी की सारी हिस्टोरिकल पिक्चर्स थी जो मैं आपके लिए लेकर के आया। मैंने काफी सर्च किया, काफी सर्च करने के बाद मेरे को ये चीजें जो है दिखाई दी। ये जो डॉक्यूमेंट जो है वो मिला, बहुत मेहनत लगी इस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझा पाऊं कि क्या माहौल था उस समय सोवियत संघ वाला। तो सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त 1971 को जो ट्रीटी हुई, उससे हमने अमेरिका को भी समीकरण से बाहर कर दिया। अब हम तैयार थे, अब हम सक्रिय रूप से पूर्वी पाकिस्तान के आजादी के लिए समर्थन अपना देने लगे शेख मुजीबुर रहमान और उनके आंदोलनकारियों को। इस बात से पाकिस्तान और ज्यादा बिलबला गया, और दिसंबर के अंदर, दिसंबर महीने की प्रारंभिक कुछ दिनों में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमों के साथ भारत के ऊपर हमला कर दिया। भारत उस समय तक ये नीति थी कि भारत पहले किसी पर हमला नहीं करेगा। तो हर बार जब भी देखोगे तो वो चाहे 47 की आजादी के बाद कश्मीर पर हमला हो, पाकिस्तान ने किया, हमने प्रतिकार किया। 62 का भारत चीन युद्ध हो, चीन ने हमला किया, हमने प्रतिकार किया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, पाकिस्तान ने हमला किया, हमने प्रतिकार किया। 1971 में भी वही परिस्थिति हुई, पहले पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, फिर उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। यानी कि उस समय तक हमारी विदेश नीति इस तरीके से थी कि हम इंतजार करते थे कि हाँ भाई आओ मारो पहले, फिर हम वापस मारेंगे। पहले हमला ना करने की, पहले कदम ना बढ़ाने की हमारी वो रहती थी। पाकिस्तान हमला करता है, भारत की वायुसेनाएं जवाब में पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं। पाकिस्तान को बड़ा दंभ था उस समय, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दिए हुए थे, अत्याधुनिक हथियार उसको सौंपे हुए थे। लेकिन भारत की सेनाओं के जज्बे के सामने वो पीछे हट गए, पीछे वो हो गए। सोवियत संघ ने भारत को हथियार दिए, हमने अमेरिकी हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान उस युद्ध में पीछे होने लग रहा था, तो पाकिस्तान ने अपने पक्के यार, पक्के दोस्त अमेरिका का आह्वान किया कि आओ अमेरिका बचाओ, हे अमेरिका। जैसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्रभु बस इस बार नैया पार करा ले, अगली बार एग्जाम में खूब पढ़ करके जाएंगे। इस बार तो बस गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पढ़ पाए, सोना मोना जानू टोना के चक्कर में रह गए, बस इस बार पास करा ले, अगली बार और मेहनत करेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा, हे अमेरिका इस बार एक बार फिर से मदद कर दो, बस फिर तुम जैसे कहोगे, जो कहोगे वो तुम्हारे लिए करके देंगे।
तुम जितनी जमीन कहोगे उतनी जमीन हम दे देंगे, जितना हिस्सा कहोगे उतना हिस्सा दे देंगे, तुम बस बचा लो हमें। इस युद्ध में भारत की तरफ से लड़ जाओ, भारत के खिलाफ लड़ जाओ हमारी तरफ से। अमेरिका ने अपने भक्त की आवाज सुनी। अपने भक्त की आवाज सुनते ही अमेरिका युद्ध पोत लेकर के, परमाणु हथियारों वाले युद्ध पोत को लेकर के हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। भारत के ऊपर परमाणु मिसाइल से, परमाणु बम का हमला करने के लिए वो आ रहा था। उसका इरादे स्पष्ट थे, क्लियर थे। लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी की जो यथार्थवादी विदेश नीति थी वो काम आ गई। 9 अगस्त 1971, मैंने अभी आपको फोटोज दिखाए सारे के सारे सोवियत संघ के साथ संधि के। हम संधि किए हुए थे सोवियत संघ के साथ। जैसे ही खबर मिली कि अमेरिका के युद्धपोत हिंद महासागर में एंट्री कर गए भारत पर हमला करने के लिए, सोवियत संघ ने अपनी संधि का सम्मान रखते हुए, एक सच्चे मित्र का धर्म निभाते हुए तुरंत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की और अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी कि जहां हो वहीं से वापस चले जाओ। 1 नॉटिकल माइल भी अगर आगे आए तो सोवियत संघ भारत के साथ मिलकर के युद्ध लड़ेगा, और ये युद्ध फिर भारत पाकिस्तान का ना होकर के अमेरिका और सोवियत संघ का हो जाएगा। और परमाणु बम हमारे पास भी बहुत हैं, सोवियत संघ ने कहा। वो समय दितांत का समय था। दितांत का समय, दितांत का मतलब होता है तनाव में स्थिरता। आपको मैं शीत युद्ध की भी क्लास कराऊंगा, उसमें आप पता चलेगा आपको। दितांत की अवस्था थी, यानी कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था लेकिन अधिक तनावपूर्ण संबंध नहीं थे। उस समय तनाव कम पर, अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना कम कर चुके थे, तनाव थोड़ा सा डाउन हो रखा था। तो उस दितांत की स्थिति को अमेरिका जो है नहीं बिगाड़ सकता था, नहीं बिगाड़ना चाहता था। एक बार फिर से शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता खतरनाक तरीके से, तो वो उसके लिए बड़ी समस्या थी, और सीधे तो वो सोवियत संघ से टकरा ही नहीं सकता था। तो फिर एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता ना, तो दिल पे पत्थर रख करे अमेरिका उल्टे पैर वहीं से ही हिंद महासागर से ही वापस लौट गया। गाना ना, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये गाना आज आया है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में ये गाना अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर बिल्कुल सही लगता, क्योंकि अमेरिका का सैया जी, वो पाकिस्तान के सैया अमेरिका आए तो थे, लेकिन सोवियत की धमकी के बाद वो वापस चले गए, है ना, सैया जी चले गए, दिल पे पत्थर रख करके ब्रेकअप कर लिया, तो वो वहां से ये हुआ। अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया, और ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत थी। इंदिरा गांधी की यथार्थवादी नीति की बहुत भयंकर, बहुत अभूतपूर्व विजय इसको माना जाता है। इसके बाद हम तैयार थे, पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया। जवाब देते ही कुछ ही दिन लगे हमें बांग्लादेश को आजाद कराने में और पाकिस्तान की सेनाओं को हथियार डलवाने में। 16 दिसंबर 1971 को एक खबर आती है। खबर ही आती है, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, यानी कि नया देश बांग्लादेश जो है वो आजाद हो जाता है। ढाका के अंदर बांग्लादेश की जो उस समय अगर हम बात करें, तो ढाका जो पूर्वी पाकिस्तान में था, जो आज जो है बांग्लादेश में, ढाका के अंदर आत्मसमर्पण किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के साथ वहां के जो जनरल है नियाजी, पाकिस्तान के जो जनरल थे उसका नाम था जनरल नियाजी। जनरल नियाजी ने, इन्होंने आत्मसमर्पण किया किसके सामने? भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जगजीत सिंह, इनके सामने 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल ने 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण के साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। भारत ने पाकिस्तान की 6,000 वर्ग मील, 6,000
वर्ग मील जमीन जो है इसके ऊपर भारत का कब्जा हो गया था, इतना अंदर भारत घुस चुका था। याहिया खान की जगह जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पीएम बनते हैं वहां पर इस युद्ध के बाद। और बांग्लादेश की इस आजादी के साथ साथ भारत और अमेरिका के संबंध और अधिक कटु हो जाते हैं, क्योंकि ये हार जो है बांग्लादेश पाकिस्तान की हार ना होकर के अमेरिका की हार थी। और इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में भारत ने जिसको पराजय किया वो पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका था। बिना अमेरिका के साथ युद्ध लड़े अमेरिका के स्वाभिमान को बहुत गंभीर चोट हमने पहुंचा दी थी। तो ये भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया आयाम जो है यहां से स्थापित हुआ। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट संदेश चला गया कि भारत अब एक कमजोर राष्ट्र नहीं रहा है। भारत अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम है, और ना केवल सुरक्षा करने में सक्षम है बल्कि दूसरे अपने अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र में होने वाले विवादों को सुलझाने में भी सक्षम है। तो भारत की एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में जो छवि थी वो इस 1971 के युद्ध के बाद बननी शुरू हुई। और भारत में तो इंदिरा गांधी पाकिस्तान को हराने के बाद, तो आप सोचिए इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर हम जीत जाते, उसके बाद हमारे जो क्रिकेटर इंडिया पाकिस्तान का मैच में अच्छा परफॉर्म करते थे वो सुपरस्टार बन जाते, पूरा देश उसकी पूजा करने लगता है। यहां पर तो युद्ध की बात थी। इंदिरा गांधी ने अपनी अभूतपूर्व कुशलतापूर्व नेतृत्व से पाकिस्तान के 2 हिस्से करा दिए। भारत को विजय हासिल हुई, पूरे भारत में इंदिरा गांधी का लोहा माना जाने लगा, चारों तरफ वाहवाही इंदिरा गांधी की वहां पर होने लगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में निकलने लगी। इस समय पाकिस्तान जो है उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि अब अगर हमें थोड़ा सा आगे जाना है तो भारत के साथ हमें युद्ध नहीं करना है। जितनी बार भी उसने युद्ध करने की कोशिश की, हर बार उसने मुंह की खाई। और सैया जी से ब्रेकअप, युद्ध वाला हार्ट ब्रेक तो उसका हो ही चुका था। उसको पता चल चुका था कि अमेरिका चीन पीछे से चाहे कितना भी सपोर्ट कर लें, लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान की मदद करने नहीं आएंगे। वो ब्रेकअप उनका हो चुका था इस चीज को लेकर के। तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा बैकफुट पर स्टांस लिया, बैकफुट पर जाकर के खेलने लगा, डिफेंसिव खेलने लगा। और उसका प्रमुख उद्देश्य ये रहने लगा कि यार कैसे भी करके ये जमीन एक तो छुड़वा ली जाए और जो 93,000 सैनिक जो हमारे हैं उनको छुड़वा लिया जाए, और कैसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बेइज्जती से बचा जाए। तो इसी कालक्रम में 1971 का युद्ध आपने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, ये पाकिस्तान के जो द्वे राष्ट्र 2 नेशन थ्योरी थी, इस 2 नेशन थ्योरी का खंडन था। पूर्ण रूप से ये थ्योरी जो है, ये सिद्धांत जो है झुठला दिया गया जो 2 राष्ट्र के नाम से बनाया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश उदय हो गए। 2 नेशन थ्योरी मैं पहले पार्ट स्टार्टिंग में बता चुका हूं भारत पाकिस्तान के संबंधों में कि विभाजन के समय 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के विभाजन की डिमांड की थी। कहा था कि मुस्लिम लोग जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम अलग समुदाय है, हिंदू अलग समुदाय हैं, तो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए। इसी आधार पर 2 मुस्लिम बहुल इलाके पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बने थे। लेकिन अब दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाकों में आपस में ही विवाद हो गया, आपस में ही टकरा गए, आपस में ही लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों ही अलग हो गए, जिससे ये क्लियर हो गया कांग्रेस की जो थ्योरी थी, कांग्रेस जो 2 राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध कर रही थी, वो चीज यहां पर अब क्लियर हो गई कि कांग्रेस बिल्कुल सही थी। 2 राष्ट्र का सिद्धांत काम का नहीं था, वो केवल अपनी सत्ता की लालसा के लिए, और भारत अपने एक अलग अंग्रेजों की चाल जो उसके में जो उस समय मुस्लिम लीग चल रही थी फंस करके उनके, उसके कारण भारत का विभाजन उस समय हुआ। चलिए, बहरहाल ये मामला हुआ। अब इसके बाद जैसा कि हर बार होता है, युद्ध होता है तो युद्ध के बाद युद्ध बंदी जितने होते हैं उनको छुड़वाने के लिए, जो क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है उनको छुड़वाने के लिए समझौते किए जाते हैं। 1965 के युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था सोवियत संघ में। ऐसे ही 1971 के युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता होता है, 3 जुलाई 1972। ठीक है,
3 जुलाई 1972 पर को समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, युद्ध बंदियों को छुड़ाना जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने कब्जा में ले रखा था, और साथ ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करना, क्योंकि उस समय बांग्लादेश को किसी ने मान्यता प्रदान नहीं की, केवल भारत ने मान्यता प्रदान की थी। 1972 में शिमला समझौता होता है, 3 जुलाई 1972 को साइन किए जाते हैं। जैसा ये चीजें ताशकंद समझौते में की गई थी, वैसी की वैसी ही चीजें इसमें होती हैं कि ठीक है भाई, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ नकारात्मक प्रचार नहीं करेंगे, किसी दूसरे देश को हमारे देश के मामलों में नहीं लाएंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में नहीं घुसेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, अपनी एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेंगे, संपर्क बढ़ाएंगे। इस तरीके की बेसिकली कुछ चीजें की गई। और इस संधि में एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो 93,000 सैनिक थे, 93,000 सैनिक जो थे, और प्लस में 6,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र था जो हमारे पास था पाकिस्तान का, ये हमने पाकिस्तान को लौटा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लोकतांत्रिक सरकार वहां पर थी। उस लोकतांत्रिक सरकार के साथ हमने समझौता किया। ये पिक्चर भी मैं आपको लेकर के आया हूं आपके लिए, ये देखिए पिक्चर, ये शिमला समझौते की पिक्चर है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की, और पीछे हमारे सरदार सोहन सिंह भी आपको दिखेंगे वहां पर, विदेश मंत्री, और बाकी अन्य, ये पाकिस्तान का डेलीगेशन, भारत का डेलीगेशन। खुशी देखो सरदार सोहन सिंह, खुशी देखो, मतलब समझौते के टाइम बैकग्राउंड में जो पीछे पिक्चर खिंचवाने की जो असली खुशी है ये हुआ। ठीक है, इस समझौते में हमने जुल्फिकार अली भुट्टो की बात मान ली, उसका आग्रह स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, हमारे सैनिकों को रिहा कर दो। हमने रिहा कर दिया। हमारा क्षेत्र लौटा दो, हमने क्षेत्र लौटा दिया। ये सारी चीजें हमने इसलिए की थी ताकि हमें ये एक बार फिर से पाकिस्तान को हमने मौका दिया, एक बार फिर से हमने ये कोशिश की कि हम बड़े भाई की भूमिका निभाएं और पाकिस्तान को ये समझाएं कि देखो, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे लिए सारी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी करेंगे, तुम बस हमारे साथ अच्छे संबंध बना करके रखो, आसपास के क्षेत्रों में गलत उठपटांग हरकतें करना जो था वो बंद कर दो। बाकी के जितने भी देश थे, पड़ोसी देश, उनके लिए भी एक संदेश था कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है, मित्रता चाहता है, ना कि उनको दबा करके रखना चाहता है। बिना किसी शर्त के ये 93,000 सैनिक और 6,000 वर्ग मील लगभग का क्षेत्र हमने पाकिस्तान को लौटा दिया। इसमें बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, बांग्लादेश के भी लोग थे। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर के आज भी भारत की विदेश नीति की आलोचना होती है। यह कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने, जिसे युद्ध के मैदान में खून पसीना बहा करके जीता था, उसे भारत की कूटनीति ने शिमला में खो दिया, और उसको भुट्टो की कूटनीति ने शिमला में जीत लिया। जो खून पसीना बहा करके हमने युद्ध के मैदान में जीता था, उस चीज को भुट्टो ने कूटनीति के माध्यम से शिमला समझौते में शिमला में वापस जीत लिया। यह चीज, इस तरीके की आलोचनाएं की जाती हैं, और आज के समय में भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा जोर शोर से उठाया जाता है, खास करके इस तर्क को लेकर के कि अगर आपके पास 93,000 सैनिक थे, लगभग 6,000 वर्ग मील का दायरा था, पाकिस्तान का कब्जे में क्षेत्र था, तो उस समय आपने कश्मीर का मामला सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया गया कि भाई तुम कश्मीर को खाली करो, तब हम तुम्हारे ये सैनिक छोड़ देंगे और तुम्हारा क्षेत्र छोड़ देंगे। 93,000 सैनिक और इतना बड़ा क्षेत्र कोई छोटी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। और ऐसे में, और ऐसी परिस्थिति में जब वो दूसरा देश हारा हुआ है, थका हुआ है, परेशान है, हताश है, निराश है, कोई विकल्प नहीं है, ऐसे में अगर भारत की कूटनीति का बेहतर संचालन किया जाता तो एक संभव था कि कश्मीर का कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई हल जो है निकल सकता था। हो सकता था कि पाकिस्तान अब वहां से अपनी सेना वापस बुला करके जनमत संग्रह के लिए भी तैयार हो जाता, अगर वहां पर प्रेशर बनाया जाता।
सोचिए 93,000 की संख्या बहुत होती है। आपको 1999 का कांधार विमान कांड याद है, 1999 का, जो भारत के विमान के अंदर 200 के करीब, इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा जब हम भारत पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के दायरे को देखेंगे। ये आने वाले, अभी आएगी ये बात भी। हमने केवल कुछ यात्रियों के बचाने के लिए पाकिस्तान के बड़े खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया था। सोचो तो 93,000 सैनिकों के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए, कि हम जम्मू कश्मीर के मामले में हम वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने उस चीज को उचित नहीं समझा। उनको लगा कि यार उस समय मामला जो है, भारत का जो छवि है उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, भारत की छवि और ज्यादा खराब ना हो जाए। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का भी प्रेशर उस समय बहुत था, चीन का प्रेशर भी बहुत था, तो भारत और अधिक उस चीज को चाहता था कि चलो जैसे तैसे करके चीजें ठीक हो जाएं, कश्मीर के मामले को भी निपट लिया जाएगा। उसको भारत की विदेश नीति की एक ऐतिहासिक भूल भी कहा जाता है, कि ये एक ऐतिहासिक भूल रही जिसको हम नहीं भुना पाए, जबकि भुना लेना चाहिए था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आज के समय में तत्कालीन परिस्थितियों की आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाएगा तो चीजें भिन्न हो सकती हैं। लेकिन इसको एक ऐतिहासिक भूल जो है वो माना जाता है। यहां तक आकर के एक प्रश्न आपसे बन जाएगा भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के। प्रश्न ये रहेगा कि बांग्लादेश के उदय ने मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को झुठला दिया। 1971 के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की यथार्थवादिता के संदर्भ में एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो इसमें ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। अगर आप जिंदा थे भारत बांग्लादेश वाली क्लास में भी और भारत पाकिस्तान वाली क्लास में भी, आप उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि ये सारे, इसके लिए जो मसाला है, मटेरियल है, वो मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, सारी चीजें समझा चुका हूं। एक और सवाल, आप प्रश्न जो है यहां से बन जाएगा, 1971 के युद्ध की विजय भारत की विदेश नीति में यथार्थवादिता के प्रभावी सम्मिलन का एक अद्भुत नमूना थी। आलोचनात्मक लेख लिखिए या विश्लेषण कीजिए, इस तरीके से सवाल दे दिया जाएगा। कई सारे सवाल जो है यहां से बन सकते हैं, इनके उत्तर जो है आप सब लोग दे पाएंगे अगर आप क्लास में जिंदा थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हाउस द जोश तो बनता है मेरे दोस्त। हाउस द जोश, कैसा है जोश? आंसर देंगे? हाउस द जोश, एक आंसर आना चाहिए हाई सर। और लाइक शेयर करते आओ यार, लाइक शेयर करने में क्यों बुराई कंजूसी करते हो? काहे कंजूसी करते हो? इतना तो करो, लाइक शेयर तो कर सकते हो ना आप मेरे प्यारे मित्रों। और अपना कोड भी, अनअकैडमी का कोर्स कभी लेना हो तो अपना कोड भी लगाओ। ये मेरा रेफरल कोड है, मैं लिख देता हूं यहां पर, LYLIVE। कभी भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस कोड से ज्वाइन करना, इससे फीस में डिस्काउंट हो जाता है और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए, मेरे से बात करनी है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पर। अब कुछ समय तक पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक शासन जो है चलता है। जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पर पीएम बनते हैं। 1970 के दशक की परिस्थितियां पूरे दक्षिण एशिया के लिए बड़ी उठापटक वाली परिस्थितियां रही। 1970 के दशक में के मध्य में आकर के तानाशाही प्रवृत्तियां दक्षिण एशिया में बड़ी हावी थी, भारत में भी हावी थी। आप याद करिए 1975 का आपातकाल, 1975 में इंदिरा गांधी ने, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी आपातकाल लागू किया गया गलत तरीके से, गलत आधारों पर अपनी सत्ता बचाए रखने के चक्कर में। वो इंदिरा गांधी के तानाशाही व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसी समय, उसी दौर में 1-2 साल के ऊपर नीचे 1976-77 के जो 2 वर्ष थे, उनमें एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, वहां के प्रमुख थे, उनकी हत्या कर दी गई कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा। उसके कुछ ही टाइम के बाद, लगभग वर्ष भर बाद, पाकिस्तान के अंदर वहां के प्रधानमंत्री जो थे से जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको फांसी की सजा दे दी गई। वहां पर तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट होकर के जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सोचिए
यानी कि दक्षिण एशिया के 3 प्रमुख देश, तीनों ही प्रमुख देशों में लोकतंत्र का एक बड़ा अलग किस्म का संकट आया, और तीनों ही इस संकट में आप देखोगे तानाशाही की प्रवृत्तियां देखने को मिली। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक जटिल सा मामला है। PSIR ऑप्शनल जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इस चीज के बारे में और डिटेल से समझाऊंगा कि ये तीनों चीजें 1970 के दशक के मध्य में एक साथ क्यों हुई, क्या रीजन रहे। अभी यहां पर उसका रिलेवेंस नहीं बनेगा, वो प्लस कोर्स पर अनअकैडमी पर एडमी जो ऑप्शनल चलता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते, वो हत्या हुई पाकिस्तान में, जनरल जियाउल हक एक बार फिर से तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बन जाते हैं। जैसे ही फिर से तख्ता पलट होता है तो एक बार फिर से धर्म का सहारा लिया जाने लगता है, और धर्म का सहारा लेकर के इस्लामिक नीतियों को बढ़ावा देते हुए अब पाकिस्तान जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। अब तक पाकिस्तान को यह चीज समझ में आ चुकी होती है कि भाई सीधी टक्कर में तो हम भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अपने अकेले दम पर तो भूल जाओ, अपने आकाएं जो हैं उनके जो सैया थे अमेरिका और चीन, उनके भरोसे भी भारत के साथ सीधा युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि 1965 और 1971 का युद्ध वो पाकिस्तान जो है अमेरिका और चीन की सह में लड़ गया, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हार गया। अमेरिका चीन भी कुछ नहीं कर पाए, तो समझ गया कि भाई सीधा टक्कर तो नहीं ले सकते। तो ऐसे में भारत का से क्या कश्मीर लेने का सपना पाकिस्तान छोड़ दे, ये चीज नहीं हो सकती थी। उसको तो सोते बैठते उठते जागते दिमाग में एक ही चीज चलती थी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें चाहिए, हमें कश्मीर दे दो। जहां भी जाए हर, क्योंकि उनकी जो रणनीति, उनकी जो राजनीति थी ना, उनका जो अस्तित्व टिका हुआ था, वो अस्तित्व कश्मीर के लेकर के ही टिका हुआ था, भारत विरोध को लेकर के ही टिका हुआ था। क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के साथ मित्रता कर लेता, कश्मीर मामले में ठंडा पड़ जाता, तो ऐसे में चीन से फंडिंग मिलनी बंद हो जाती, अमेरिका से फंडिंग मिलनी बंद हो जाती, और पाकिस्तान का अस्तित्व उसी फंडिंग से चलता था। बिना उस फंडिंग के उसका अस्तित्व नहीं था। चीन और अमेरिका से पैसा बटोरने के लिए, भीख मांगते रहने के लिए, ताकि वहां से भीख मिलती रहे, डोनेशन मिलता रहे, भारत विरोध की नीति को बनाए रखना उसके लिए जरूरी था। बिना उसके आका उससे नाराज हो जाते, ब्रेकअप वाला गाना है ना, दिल पे पत्थर रख करके, वही वाला होता। तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक अलग किस्म की रणनीति अपनाई, और वो अलग किस्म की रणनीति अपनाते हुए 1980 के दशक में उसने कश्मीर के मुद्दे पर एक नई रणनीति बनाई, और नई रणनीति के लिए उसने छद्म युद्ध प्रारंभ किया। छद्म युद्ध मतलब कि डायरेक्ट युद्ध नहीं होता, छुप छुप करके हमला करके दुश्मन को अंदर से कमजोर कर देना। तो पाकिस्तान ने भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई, और आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए उसको पहले यह चीज देखनी थी कि क्या ये काम, ये जो रणनीति वो अपना रही है भारत के खिलाफ कामयाब हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले उसने टारगेट किया पंजाब को। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पंजाब के अंदर ड्रग्स का व्यापार किया, ड्रग्स पहुंचाया, जाली मुद्रा पहुंचाई, हथियार पहुंचाए। क्योंकि उस समय तक अगर आप भारत और पाकिस्तान की सीमा देखोगे तो भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा एक जैसी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे तो एकदम बिल्कुल बंजर सा इलाका है, कुछ क्षेत्रों में दलदल मिलेगा, कुछ क्षेत्र में देखोगे खेत खलियान मिलेंगे, सीमा के बिल्कुल साइडों में गांव बसे मिलेंगे, कुछ क्षेत्रों में देखोगे पहाड़ी मिलेगी, बर्फ मिलेगी। तो बड़ी ही विकट परिस्थितियों वाली सीमा है भारत और पाकिस्तान की, जटिल परिस्थितियों वाली सीमा है। ऐसे में उस पूरी सीमा की चौकसी कर पाना, पूर्ण रूप से चौकसी कर पाना संभव नहीं है। आज के समय में तो फिर भी संभव होता जा रहा है, लेकिन 1970-80 के दशक में उतनी तकनीक हमारे पास नहीं थी। मानवीय गश्त के माध्यम से ही सीमाओं की सुरक्षा ज्यादा की जाती थी, और पूरी सीमा पर हर समय भी सेना जो है तैनात नहीं रह सकती थी। उसका फायदा उठा करके पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में पंजाब के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू की, हथियारों की स्मगलिंग शुरू की, आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसपैठ कराया पंजाब में, और पंजाब में आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई। आप एक मूवी देखना जिसका नाम था उड़ता पंजाब। उस उड़ता पंजाब मूवी को आप देखेंगे तो उसमें आपको
एक रियलिस्टिक कहानी पता चलेगी, वास्तविक कहानी पता चलेगी कि 1980 के दशक में कैसा था पंजाब। वैसा ही था जैसा कि उड़ता पंजाब में दिखाया गया है। हर घर में ड्रग्स के शिकार बच्चे, युवा लोग पाए जाते हैं। नशे की इतनी ज्यादा लत लग गई थी कि वो बच्चे, वो लोग, युवा वर्ग अपने ही परिवार के सदस्यों का खून करने, हत्या करने से नहीं हिचकते थे, नशा करने के लिए। आतंकवाद अपने चरम पर था, आए दिन आतंकवादी घटनाएं होने लगी। ये सिचुएशन भारत के लिए बड़ी विकट थी। उस समय बड़ी मुश्किल से भारत ने पंजाब के ऊपर, उड़ता पंजाब के ऊपर कंट्रोल किया, ड्रग्स को रोका। सेना को कार्रवाइयां करनी पड़ी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, आतंकवादियों के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ, पाकिस्तान से आए भारत में आतंकवादी घुसपैठ करके उनके खिलाफ। और सेना को और सीआरपीएफ को, हमारे जो समय पैरामिलिट्री बल थे, अर्धसैनिक बल थे, सीआरपीएफ, उस सीआरपीएफ की जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा को देखने की थी। सीआरपीएफ को पंजाब के चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया। बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बीएसएफ ने मोर्चा संभाला और आंतरिक क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला। और लोगों को, आतंकवादियों को इन्होंने पकड़ करके, चुन चुन करके इन्होंने आतंकवादियों को मारा। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से पंजाब के अंदर आतंकवाद कंट्रोल में आया, ड्रग्स का जो कारोबार है कंट्रोल में आया। मेरे दादाजी भी उस समय सीआरपीएफ में ही थे, वो रिटायर हुए हैं सीआरपीएफ से कमांडेंट के रूप में। तो वो उस समय यहाँ पर पंजाब के अंदर उनकी पोस्टिंग थी, तरन तारन में थी, एक दो और जगह पर थी। तो काफ़ी सारे आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराने में उनका रोल रहा, उनको भी गोलियां लगी थी, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने किया है। बहुत एक मेरे को गर्व होता है, मैं अगर अपने परिवार में या अपने आसपास, अपनी लाइफ में अगर मैं किसी को इंस्पिरेशन मानता हूँ तो मैं अपने दादाजी को ही अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। एक बहुत अलग लेवल से उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली। एक ऐसा परिवार जो गरीब परिवार था, हमारा कर्जा था 1970-60 के दशक के अंदर हमारे ऊपर लगभग 10-11 रुपए का कर्जा था। झोपड़ी में, कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में हमारा परिवार रहता था, मेरे परदादा लोग। उस समय सबसे पहले तो मेरे जो परदादा थे वो मिलिट्री उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उनकी मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी थी, क्योंकि वो सिपाही से भर्ती हुए थे। दादाजी उस समय मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, उस गरीबी वाली सिचुएशन को दरकिनार करते हुए, फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हुए, खुद ही भैंस पालते थे, उनका चारा चराने के लिए भी ले जाते थे, उसी दूध के सहारे खाना पीना करना, उसी दूध दही के सहारे मेहनत करना, शरीर को मजबूत बनाना। और सब इंस्पेक्टर से फिर वो भर्ती हुए डायरेक्ट सीआरपीएफ के अंदर। और उसके बाद धीरे 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 प्रमोशन होते होते बहुत बड़े अधिकारी स्तर पर वो पहुंचे, गैजेटेड ऑफिसर वो बने। उनको वो 10 रुपए का कर्जा जो पुराने समय से चला आ रहा था हमारे परिवार के ऊपर, उसको चुकाते चुकाते 1980 का दशक आ गया था। तब जाकर के 80-85 तक जाकर के वो 10 रुपए का कर्जा चुकाया गया था, क्योंकि उस समय तक सैलरी बहुत कम होती थी, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया इस तरीके से। और जो कर्जा था उसके ऊपर ब्याज बढ़ता चला जाता था। उसके बाद हमारा परिवार थोड़ा सा संभला दादाजी के एफर्ट्स के। तो मैं उनको मानता हूं अपना वॉरियर। हर किसी की जिंदगी में अपना एक प्रेरणा स्रोत होता है, एक वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है। तो मेरे जो योद्धा हैं वो मेरे दादाजी हैं। आप अगर मेरे को कहीं पर भी जुड़े हुए मेरे से पर्सनली, तो आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर मेरे दादाजी के साथ मेरी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। उनसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। चलिए, तो वो 1980 के दशक की बात कर रहे थे, इसलिए याद आ गई, क्योंकि वो हमें बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं उस समय की, बहुत सारी पिक्चर्स हमें दिखाते हैं। पुलिस मेडल उनको मिला हुआ, कई सारे मेडल उनको मिले हुए, सम्मान उनको मिले हुए। तो वो दिखाते थे कि किस किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करवाया और कैसे पकड़े। बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई। जम्मू कश्मीर में भी सर्विस की, नक्सलवादी क्षेत्रों में भी सर्विस की। सीआरपीएफ की ड्यूटी इसी क्षेत्रों में लगती है जहां पर आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं मौजूद हैं। तो ये हुए। लेकिन पंजाब के इस उदाहरण से, इस मामले से पाकिस्तान को एक नया रास्ता दिख गया, एक नया वे दिखा। पाकिस्तान को लगा कि यार जो चीज तुम पंजाब में कर सकते हो वही चीज हम जो वो है वो कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते। तो एक तरीके से कश्मीर में जो बहुत लंबा छद्म युद्ध चला उसको शुरू करने से पहले उसने पंजाब में एक तरीके से
टेस्ट करके देखा कि क्या ये रणनीति कामयाब हो सकती है कि नहीं। और ये रणनीति जो है इतनी इसको कामयाब लगी कि 1990 के दशक के अंदर कश्मीर के अंदर ये छद्म युद्ध जो उसने प्रारंभ किया। भारत में अफ्स्पा जो है ना, जो सैन्य कानून होता है, देखिए ध्यान रखिए, भारत में पॉलिटी अगर आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 34 है, अनुच्छेद 34 होता है। उस अनुच्छेद 34 के अंदर ये प्रावधान होते हैं जिसको हम बोलते हैं सैन्य कानून, मार्शल लॉ। इसी कानून, ये कानून जो है वो कौन बनाती है? संसद के पास शक्ति है, केवल वही इस तरीके के कानून जो है बना सकती है। और इस कानून के तहत एक अफ्स्पा भी एक कानून है, अफ्स्पा भी एक कानून है। सबसे पहले जो है ये उत्तर पूर्व में लगा, ठीक है, फिर पंजाब में लगा ये 1980 के दशक में, और फिर इसको हटा दिया गया जब मामला वहां पर शांत हुआ। और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ये लगा 1990 के दशक में, जो आज तक भी वहां पर देखने को मिलता है ये सैन्य कानून, ठीक है। अब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद प्रारंभ होता है, ठीक है। 80 का दशक जो था उस समय पाकिस्तान इतना कामयाब इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका ने उसको बहुत ज्यादा फंडिंग दी 80 के दशक में। उसका रीजन ये था कि 1980 के दशक में नया शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। 1979 में 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने मिलिट्री इंटरफेरेंस किया, सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसके बाद जो दितांत की अवस्था थी वो समाप्त हुई और नया शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई अमेरिका के लिए। तो ऐसे में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निरंतर पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे और उसकी यात्राएं भी करने लगे। ये चीज रही। 1990 के दशक में आकर के पाकिस्तान जो है निरंतर भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कराता चला गया। और उस समय हमारी नागरिकता के कानून थोड़े से विचित्र किस्म के थे। विचित्र किस्म के ऐसे थे कि भारत में 2 संविधान होते थे, एक पूरे भारत के लिए और एक जम्मू कश्मीर के लिए अलग से। भारत का जो संविधान है वो भारत और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए बनाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्योंकि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये ध्यान रखिए, 370 प्लस अनुच्छेद 35A, इनके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का अपना खुद का भी एक संविधान था और जम्मू कश्मीर अपनी नागरिकता के प्रावधान बनाने के लिए भी स्वतंत्र था। और उस समय नागरिकता के प्रावधान जम्मू कश्मीर के ऐसे थे कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त करना थोड़ा सा आसान हो जाता था, बड़ा आसान हो जाता था। और भारत के अन्य, कश्मीर के अलावा बाकी भारत के जो अन्य क्षेत्रों के नागरिक हैं वो अगर जम्मू कश्मीर के नागरिक बनना चाहें उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। आंतरिक सुरक्षा की अगर आपने मेरी क्लास देखी है यूट्यूब पर, एक 20 घंटे की आंतरिक सुरक्षा की क्लास मिलेगी आपको, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, उसमें मैंने ये नागरिकता संबंधी मामलों को समझाया है बहुत डिटेल से कि किस तरीके की चीजें थी, विवाद थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भी समझाया। उन नागरिकता कानूनों का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में भारत के अंदर अपने आतंकवादियों को, अलगाववादियों को प्लांट किया, भारत में भेजा। कश्मीर की महिलाओं के साथ विवाह करके नागरिकता प्राप्त करने का एक प्रावधान था, जिसका फायदा पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को कश्मीर में भेजने में लगाया। कई सारी रिपोर्ट ऐसी बात बताते हैं कि उस समय कई सारे गैंग ऐसे चलते थे, कई सारे ऐसे संगठन चलते थे जो बकायदा जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ पाकिस्तान के लोगों का विवाह करवाने की कोशिश करते थे, ताकि पाकिस्तान के वो आतंकवादी लोगों को जम्मू कश्मीर में पनाह मिल जाए, नागरिकता मिल जाए। और जम्मू कश्मीर का नागरिक बन गया तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो भारत का भी नागरिक बन गया। तो 1990 के दशक में पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में आतंकवादी और अलगाववादियों को इन अलग अलग तरीकों के माध्यम से, घुसपैठ के माध्यम से, नागरिकता दिलाने के माध्यम से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कराया गया। उनका उद्देश्य यही था कि वो वहां की स्थानीय आम जनता को भारत के खिलाफ भड़काएं। और 1990 के दशक में फिर शुरू होता है भारत विरोध का स्वर। कई सारे कट्टरपंथी तत्व, कट्टरपंथी संगठन, कई सारे अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान समर्थन की लहर लाने की कोशिश करते हैं, भारत विरोध का स्वर उठाने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में गलत तरीके से दुष्प्रचार भारत के खिलाफ किया जाने लगता है, आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं, साथ ही
आर्मी की ड्रेस पहन करके आतंकवादी जानबूझ करके कश्मीरी लोगों के ऊपर अत्याचार करते, उनको मार काट करते, ताकि उन लोगों को, स्थानीय लोगों को लगे कि भारत की सेना उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, जबकि सेना नहीं, आतंकवादी खुद भारत की मिलिट्री की ड्रेस पहन करके इस तरीके की हरकतें करते थे। ये बहुत सारी चीजें पकड़ी गई, रिपोर्ट्स भी आई। इन सब के कारण क्या होने लगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो अशांत होने लगा। दुनिया की जन्नत, उस जन्नत के अंदर सन्नाटा पसरने लगा। जहां तो एक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्मों की शूटिंग भी होती थी, लोग जाते थे, देखते थे, गाने बनते थे, कश्मीर की कली, इस तरीके की फिल्में आती थी। वहां की डल झील के अंदर नौका चलाते हुए फिल्मों की शूटिंग करते हुए गाने चलते थे। उनके कई सारे गाने भी थे, गाने भी मेरे को याद नहीं आ रहे। तो वहां पर मातम सा पसर जाता है, अफस्पा लागू हो जाता है, आतंकवादियों और भारत की सैन्य बलों के बीच मुठभेड़ वहां पर आम हो जाती है। इसका फायदा उठा करके पाकिस्तान भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश करता है। 1993 के अंदर, 1993 के अंदर बंबई के अंदर, मुंबई में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए, उसके पीछे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का ही योगदान था, पाकिस्तान के ही गुर्गों ने ये काम किया। ये वही मामला है जब कई सिलसिलेवार बम धमाकों में कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, बंबई थर्रा गया था। और मुंबई में संजय दत्त भी उस समय पकड़ा गया था, आपको याद है, हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स मामू है, वो भी पकड़ा गया था हथियार रखने के जुर्म में। कई सारी चीजें हैं, कई सारे आरोप लगते हैं, उनके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये वही चीज थी। ये चीजें दिखाती है कि आतंकवाद अपने चरम पर यहां पर आना शुरू हो गया था। ये वही दौर था, ये वही दशक था जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े जोर शोर से डिमांड उठाई, पूरे विश्व के देशों को एकजुट करने की कोशिश की कि भाई ये आतंकवाद जो है ये पूरे विश्व के लोगों के लिए समस्या है, किसी एक देश की समस्या ना होकर के वैश्विक समस्या है, जिसके कारण हर देश को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तब उस समय अमेरिका जैसे देश, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, विश्व में केवल एक ही दादा था, अमेरिका। और जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उन आतंकवादी संगठनों को पैदा करने में, फंडिंग देने में अमेरिका का ही योगदान रहा था। फिर वो चाहे आईएस रहे हो, चाहे अलकायदा हो, या पाकिस्तान के अंदर चलने वाले आतंकवादी कैंप हो, उनको रहा हो, अमेरिका भारत की इस बात को सिरे से खारिज कर देता था, दरकिनार कर देता था और बोलता था कि नहीं, कोई आतंकवाद नहीं है, और अगर है भी तो जिस देश में वो उस देश की समस्या है। लेकिन भारत निरंतर अपनी कोशिशों में लगा रहा और पाकिस्तान के आतंकवादियों की धरपकड़ जारी रही, मारना उनका जारी रहा। और इस चीज को लेकर के भारत पाकिस्तान के संबंध बड़े खटासपूर्ण होते चले गए, अच्छे मधुर संबंध नहीं रहे। तो 1990 का दशक जो है वो खटासपूर्ण संबंधों से, 1980 और 90 के दशक में युद्ध नहीं लड़ा, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में भी, 99 में जाकर के युद्ध लड़ा, लेकिन उसको भी युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती, लेकिन उसके बावजूद संबंध अच्छे नहीं थे। उसका कारण भारत में फैलाए जाने वाला छद्म युद्ध था। अब उसी दौर में मामला आता है परमाणु परीक्षण का। 1998 में, 1998 में क्या होता है कि भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। पहले तो भारत 1995 में भी, 1995 में भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि अमेरिका, सोचिए आज के टाइम में हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, निजता के अधिकार की बात करते हैं। सोचिए अमेरिका जैसा देश, महाशक्ति, सुपर पावर, दादा विश्व का, 1990 के दशक में उसने भारत के परमाणु संयंत्रों पर, खास करके पोखरण वाले क्षेत्र में उसने 3-3 सैटेलाइट लगा रखी थी, जो बारी बारी से भारत के पोखरण के ऊपर निगरानी रखती थी। उनकी लेंस, उनके कैमरे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जमीन के ऊपर रेंगती हुई चींटी तक को वो पहचान सकते थे, देख सकते थे कि हाँ ये तो चींटी है, एंट, उसको भी देख सकते थे। इतने ज्यादा पावरफुल लेंस थे। उन 3-3 सैटेलाइट्स को लगा रखा था कि कहीं भारत परमाणु परीक्षण ना कर ले।
भारत के लिए परमाणु परीक्षण करना उस समय अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि 1974 के परमाणु परीक्षण थे वो शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण थे। लेकिन अब दुनिया को यह दिखाना जरूरी था कि हम पूर्ण रूप से परमाणु शक्ति संपन्न हैं, हम पर अगर नजर भी उठाई तो हम हमला प्रतिकार करने में सक्षम हैं। तो ऐसे में 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका की 3 नहीं 4 सैटेलाइट, एक और सैटेलाइट कुछ समय के लिए भारत के उस परमाणु संयंत्रों के ऊपर, खास करके पोखरण के ऊपर अमेरिका ने लगा दी। 4 सैटेलाइट भारत की निगरानी करते थे। हमारे उस समय के जो वीर लोग थे, इंजीनियर रहे हों, चाहे सैन्य सेना से संबंधित लोग रहे हों, चाहे वैज्ञानिक रहे हों, सब लोगों ने इतनी चतुराई से, हमारे चाहे खुफिया एजेंसियों के लोग रहे हों, सबने मिल करके कोऑर्डिनेट करके इतनी बेहतरीन, इतनी चतुराई से काम किया कि अमेरिका की 4 सैटेलाइट्स को भी हमने धरा कर दिया, एक साइड में रखा। उसके लिए भी कई सारी चीजें की गई। आप एक मूवी देखना इसका, अगर आपको ज्यादा जानना है ना, तो पोखरण नाम की एक फिल्म है, उसको देखेंगे, आपको मजा आएगा, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने को मिलेंगी। ये फालतू की फिल्मों की बजाय जाकर के ऐसी फिल्में देखो जिनसे आपको बहुत नॉलेज मिले। तो पोखरण नाम की एक मूवी है जॉन अब्राहम की, देखना, उसमें आपको बहुत बेहतरीन इंसाइट मिलेगा आंतरिक रूप से कि किस तरीके से हम परमाणु परीक्षण किया। हमने परमाणु परीक्षण कर लिया, पूरा विश्व में हाहाकार मच गया, अमेरिका में और ज्यादा हाहाकार मच गया कि यार ये क्या हुआ, ई का हो गया बे, है? मतलब उसको सपने में भी वो नहीं सोच सकता था कि यार इतनी सैटेलाइट लगाने के बावजूद भारत परमाणु परीक्षण कर लेगा। एक एक करके भारत ने कई परमाणु परीक्षण कर लिए उसी कुछ ही दिनों के अंतराल में। तो अमेरिका हक्का बक्का रह गया। एक बार फिर से अमेरिका को हमने ठेस पहुंचाई 1965, 1971 और के बाद एक बार फिर से 1998 में अमेरिका हक्का बक्का रह गया। ये भारत की एक और बहुत बड़ी जीत थी। अब ये परमाणु परीक्षण होते सबसे पहले पाकिस्तान निकल कर गया इंटरनेशनल मीडिया में, अरे राम, हे भगवान, परमाणु परीक्षण कर दिया, भारत हम पर हमला करने वाला है, बचा लो, कोई तो बचा लो, है कि भारत तो हम पर हमला कर देगा, परमाणु ये कर लिया, वो कर लिया, इतनी हाई तौबा उसने मचाई। भारत के परमाणु परीक्षणों के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लेता है। उसके बाद चीजें कहते हैं ये कैसे हुआ भाई, अभी तक तो ये कह रहा था कि भारत ने परमाणु परीक्षण करके पाकिस्तान पर की सुरक्षा पर खतरा आ गया, अब ये कहां से, तुमने कहां से परमाणु बम बना लिए, तुमने कैसे परमाणु परीक्षण कर लिया। इसका मतलब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका और चीन का हाथ था। अमेरिका जहां एक तरफ भारत को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनने देना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ चीन चुपचाप अपने परमाणु हथियार सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान को, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान के बस की यह बात नहीं थी कि वो अपने आप से परमाणु बम बना ले, बिना किसी बाहरी मदद के परमाणु बम नहीं बना सकता था। और उसको ये परमाणु बम बनाने में, और कई बार तो खबरें भी ये भी कहती हैं कि बनाने नहीं बल्कि देने में चीन का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि भारत के परमाणु विस्फोट होने के कुछ ही दिनों के बाद परमाणु विस्फोट कर लेना, ये कहां से ऐसी इतनी तकनीक पाकिस्तान कहां से ला सकता है, इतनी बड़ी पावर इतनी बड़ी कैसे हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन उसने भी कर लिए फाइनली। कई सारे देशों ने प्रतिबंध लगाए, अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए। अटल बिहारी वाजपेयी स्पष्ट निकल करके आए, सामने निकल करके आए, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, भाषण देते हुए कहा कि हमने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये परमाणु परीक्षण किया, हमारे सर के ऊपर चीन बैठा है, उसके पास परमाणु बम है, अगर हम परमाणु बम नहीं बनाते तो हम पर हमला कर सकता था। और हमने कहा कि हम, अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही मुखर वक्ता थे, एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। भारत के अंदर अगर प्रमुख प्रधानमंत्रियों की बात की जाए जो बहुत ही करिश्माई किस्म के व्यक्तित्व वाले थे, तो कुछ गिने चुने ही प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते हैं। एक जवाहरलाल नेहरू, एक इंदिरा गांधी, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक नरेंद्र मोदी। इनके अलावा बाकी जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो उनका कार्यकाल ठीक ठाक सा या ऐसा ही रहे, लेकिन जो करिश्माई व्यक्तित्व जो था, जो अपने दम पर सबको बांधे रखना, देश को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व जो थे, ये 4 ही लोग रहे हैं भारत की राजनीति के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लियर बोला कि हम वैश्विक प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, भारत उन प्रतिबंधों का पालन करेगा,
लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, इसलिए परमाणु बम हमने बनाया और भारत ने पहले प्रयोग ना करने की नीति की भी घोषणा कर दी। प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंधों को हमने सहा, ठीक है। दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ गए, संबंध ठीक होने की बजाय और कटुता जो है वहां पर होने लग गई। लेकिन उसी दौर में पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, 1990 के दशक के अंदर लोकतंत्र जो है वो आना प्रारंभ होता है, लोकतांत्रिक सरकार जो है पाकिस्तान की बननी शुरू होती है। आप लोग जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोश। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी, बहुत मजेदार सी चीजें सुनाने वाला हूं, कहानियां। जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोश, एक आंसर आना चाहिए। हाई सर, हाउस द जोश। जोश कैसे है भाई? हाउस द जोश, बहुत बढ़िया, हाई सर का आंसर होना चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान का जो जनरल जियाउल हक था, 1988 के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र आना शुरू होता है। 1988 में बेनजीर भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, वो पीएम बनती हैं। फिर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं, फिर भुट्टो पीएम बनती है, फिर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं। इस तरीके से सत्ता का अदल बदल वहां पर चल रहा था। 1997 में, उस समय जब परमाणु परीक्षण की बात करें, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। भारत और पाकिस्तान के ये कट्टू होते हुए संबंधों को, कठोर होते हुए संबंधों को दूर करने के लिए हमारी तरफ से कोशिश की गई। हमने ये कोशिश की कि चलो यार, एक काम करते हैं कि हम क्यों ना अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छी मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, संबंध अच्छे करते हैं, संबंध बहाल करते हैं। तो संबंध बहाली के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमने कई सारे उपाय जो हैं वहां पर प्रारंभ किए। क्या होता है, फरवरी 1999 में, फरवरी 1999, 1999 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस की यात्रा करते हुए पाकिस्तान पहुंचते हैं, ताकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और अधिक सकारात्मक बनाया जा सके। और पाकिस्तान में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, और हस्ताक्षर करते हुए शिमला समझौते को एक बार फिर से याद करते हैं, क्योंकि शिमला समझौते में ये सारी चीजें थी ना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में नहीं आना, एक दूसरे का सम्मान करना, किसी दूसरे देश को हमारे आपसी झगड़े के बीच में ना लाना, इस तरीके की चीजें। तो शिमला समझौते की भावना को दोहराते हुए यह कहा गया कि दोनों देश विवादों का द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। यही वचनबद्धता थी। ये पिक्चर देख लीजिए, आपको याद आएगी, लाहौर जो बस यात्रा थी, तो ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके पीछे आप इनको जानते होंगे, खामोश, अबे चपड़ घंजू, खामोश। सुना होगा ना, आप जानते होंगे इनको। और भी बहुत सारे प्रमुख लोग, वो ये उस समय की पिक्चर है, जो हमारे कुछ फेमस बॉलीवुड के एक्टर्स भी इसमें शामिल थे। ये लाहौर यात्रा, जो बस यात्रा थी, ऐतिहासिक बस यात्रा थी, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का कदम किसी भी, दोनों ही देशों की तरफ से किसी भी नेता ने, किसी भी प्रमुख ने नहीं उठाया था। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हुई। ये नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों के बीच में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद की फोटो है, उसके बाद की पिक्चर है। शत्रुघ्न सिन्हा जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? जानते कोई कि कौन है शत्रुघ्न सिन्हा? हाँ, बहुत बढ़िया, कई लोग पहचान गए, कई लोग नहीं पहचाने। चलो ठीक है, जो पहचान गए वो भी बहुत बढ़िया। तो ये लाहौर घोषणा पत्र पर साइन होता है। अब एक बार उम्मीद उठती है कि यार, कि ठीक है, अब तो संबंध अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, मामला ठीक रहेगा, चीजें ठीक होंगी। लेकिन उसी दौर में क्या हो जाता है, परमाणु परीक्षण की जो कटुता थी, वो कटुता समाप्त होगी, दोनों देश मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों देशों के बीच की जब जब दोस्ती मित्रता होने लगती है, तो उसी समय पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन जो हैं, और खास करके पाकिस्तान की सेना, वो सक्रिय हो जाती है, और वो सक्रिय होकर के भारत विरोध को फिर से प्रारंभ कर देती है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंध, पाकिस्तान के अंदर कुछ कट्टरपंथी तत्व
वहां की सेना और वहां के कुछ नेताओं के जो घराने हैं ना, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वहां के, उनका रोटी खाना पानी जो है वो बंद कर देता, क्योंकि उनको फंडिंग, मोटी फंडिंग जो आती थी वो भारत विरोध के नाम पर ही आती थी। अब अपने आकाओं को, चीन को और अमेरिका को खुश रखना था, तो भारत विरोध बनाए रखना जरूरी था उसके लिए, खास करके चीन के लिए, कि चीन से फंडिंग लेते रहने के लिए। जब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया है, उसके कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान के द्वारा कोई ना कोई एक ऐसी घटना की गई है जिससे भारत पाकिस्तान संबंध एक बार फिर से गर्त में चले जाते हैं, एक बार फिर से कटुतापूर्ण हो जाते हैं। यही चीज यहां पर दोहराई गई। लाहौर घोषणा पत्र के बाद जब यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान संबंध बेहतर हो जाएंगे, अच्छे तरीके से चीजें होंगी, वही फिर मामला आता है एक 3 मई 1999 को। सकारात्मक उम्मीदें जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। 3 मई 1999 इससे लेकर के अगर हम बात करें 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई 1999 पाकिस्तान की सेना भारत के करगिल क्षेत्र में घुस जाती है। और करगिल क्षेत्र में घुस करके, आपको मैं मैप दिखाने की कोशिश करूं, मैप है तो एक मिनट मैं मैप की तरफ कोशिश करता हूं, अगर मैप में आपको मैं दिखा पाऊं करगिल कहाँ है। यहां पर शायद मैप ही नहीं है मेरे पास, यहां पर अलग से मैप नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता, चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे फिर से। तो पाकिस्तान की सेना करगिल में घुसपैठ करती है, ठीक है। अब करगिल में घुसपैठ करते ही जो लाहौर घोषणा पत्र में जो दोस्ती मित्रता के संबंध बनने की जो बात की गई थी, वो धरी की धरी रह जाती है। संबंध एक बार फिर से प्रतिकूल हो जाते हैं, एक बार फिर से भारत के साथ धोखा होता है। कहते हैं ना कि एक कहावत है, एक नदी के अंदर भारत की स्थिति ऐसे साधु के जैसी हो गई थी, जिस साधु की और बिच्छू की कहानी बड़ी फेमस है। एक साधु होते हैं, वो नदी के अंदर नहा रहे होते हैं, तो नदी में नहा रहे होते हैं, तो उस नदी में या नहर में एक बिच्छू डूबता हुआ जा रहा होता है। तो साधु उस बिच्छू को बचाने के लिए उसको अपने हाथ पर ले लेते हैं, रख लेते हैं ताकि वो बचाए, ठीक है। जैसे बचाने के लिए हाथ पर रख कर उसको बाहर ले जाने की तरह ले जाते हैं, तभी वो उनको अपना डंक लगा देता, डंक मार देता। साधु का हाथ दर्द से कांपते हुए उसको छोड़ देता और वो बिच्छू फिर से गिर जाता। बिच्छू फिर से डूबने लगता, लेकिन साधु का स्वभाव था बचाने का, तो साधु उसको फिर से पानी से निकाल करके फिर से हाथ पे रख करके बाहर ले जाने लगता। बिच्छू फिर से डंक मार लेता। बाहर खड़ा एक शिष्य बार बार इनसे पूछता है कि ये आप क्यों कर रहे हो? तो साधु बोलता है कि देखिए, अपना अपना स्वभाव है, मेरा स्वभाव है बचाना, इसका स्वभाव है काटना। ये अपने स्वभाव का पालन कर रहा है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। ऐसी ही परिस्थिति हो गई थी। हम बार बार पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते, उससे दोस्ती करना चाहते, संबंध बहाल करने लगते। पाकिस्तान अपना रंग दिखा देता, कुछ ही समय में भारत के ऊपर इसी बिच्छू की तरह डंक मारता। करगिल युद्ध ने एक बार फिर से यह साबित किया। हालांकि करगिल युद्ध में हमने विजय प्राप्त की, दांत खट्टे कर दिए, उनको भगा दिया हमने। करगिल युद्ध से रिलेटेड अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए ना, तो आपको 2 फिल्में देखनी चाहिए। देखिए, फिल्में हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं और बहुत सारी वास्तविक चीजों से हमें अवगत कराती हैं। एक मूवी है जिसका नाम है लक्ष्य, एक मूवी है जिसका नाम है लक्ष्य, ऋतिक रोशन की मूवी है, आप देखना, बहुत बेहतरीन मूवी है। करगिल युद्ध के ऊपर है। करगिल युद्ध में उस समय रिपोर्टिंग, एक युवा व्यक्ति, एक जवान की कहानी, कैसे वो करगिल युद्ध में भागीदारी करता है, कैसे उसको लक्ष्य मिलता है, उम्मीद मिलती है भारत की सेना के माध्यम से, कैसे वो आगे बढ़ता है, वो सारी कहानी है। देखना, प्रीति जिंटा और इसका क्या नाम है, ऋतिक रोशन का, उसमें गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, इस तरीके से। और एक मूवी अभी हाल फिलहाल में आई थी, सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की, वो फिल्म आप जरूर देखना, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे उसका नाम क्या है। जो कैप्टन विक्रम बत्रा
उनके ऊपर, वो भी करगिल युद्ध की कहानी है कि किस तरीके से हमारे देश के जवानों ने इतनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए और पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे करते हुए उनको वहां से भगाने में भूमिका निभाई। मूवी का नाम है शेरशाह। बहुत गजब की मूवी है, देखना, मतलब दिल को छू देने वाली मूवी है। परमवीर चक्र दिया गया था और उन्हीं कैप्टन जो बत्रा हैं उनके नाम पर दिल्ली में एक फ्लाईओवर का नाम भी रखा गया है। और उस कहानी में उस फिल्म में उन्हीं की कहानी दिखाई है। देखना, देशभक्ति का से अगर आप ओतप्रोत होना चाहते हो तो इससे बढ़िया चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उनमें आपको करगिल युद्ध की कुछ अंदरूनी चीजें पता चलेंगी, रियलिस्टिक चीजें पता चलेंगी, कैसे करगिल युद्ध हुआ और किस तरीके से हमने उनको वहां से भगाया। अब इस टाइम पीरियड में 26 जुलाई तक आकर के हमने करगिल को एक बार दोबारा से मुक्त करा लिया पाकिस्तानी घुसपैठियों से और हमारी विजय जो है वहां पर होती है। इसके बाद पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, हमने करगिल के ऊपर हमला नहीं किया, हमने करगिल में घुसपैठ नहीं की, हम तो पता ही नहीं है, वो तो पता नहीं कौन ही गए, वो तो पता नहीं कोई घुसपैठिए घुसे होंगे। लेकिन भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सबूत दे दिए कि ये देखो, ये पाकिस्तान की सेना के लोग थे, पाकिस्तान की सेना के हथियार थे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो खिल्ली उड़ी, जो आलोचनाएं होने लगी, भारत के समर्थन का माहौल वहां से बनने शुरू हुआ। 1998 में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण 2 करने के बाद जो भारत विरोध का माहौल था, इस करगिल युद्ध की भारत विजय के बाद वो माहौल भारत के पक्ष में आने लगा और वो माहौल पाकिस्तान के विरोध में जमने लगा। ये भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत आगे तेज गति से बढ़ता चला जा रहा था। इस युद्ध की विजय के बाद विश्व में भारत के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण जो है वो बनने लगा। अब इसके बाद हम पाकिस्तान को कई सारी चेतावनी देते हैं, कई बार उनको कोशिश करते हैं कि भैया तुम इस तरीके की हरकतें मत करो। तो वहीं पाकिस्तान में एक और बड़ी घटना हो जाती है। पाकिस्तान में होता है तख्ता पलट। पाकिस्तान में तख्ता पलट होना कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर वहां पर होता ही रहता है। आपको पता है, हर बार मैं बताता हूं कि जब युद्ध होता है, युद्ध में विजय एक साधारण व्यक्ति को भी महान नेता बना देते हैं, जैसे कि 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ। हालांकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण ही थे, लेकिन उस समय उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी जितनी कि 1965 के युद्ध के बाद होगी। जैसे कि इंदिरा गांधी के साथ 1971 के युद्ध की विजय के बाद हुआ। ऐसे ही यहां पर जब पाकिस्तान जब भारत के साथ युद्ध हारा है, उस समय पाकिस्तान का जो शासक रहता था उसका तख्ता पलट हमेशा हुआ है, हर बार हुआ है। फिर चाहे वो अयूब खान हो, चाहे याहिया खान हो, चाहे फिर नवाज शरीफ हो। इस युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान के अंदर, करगिल युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान के अंदर आंतरिक रूप से खलबली मच गई। खास करके उसकी छवि जो धूमिल हो गई, वो आतंकवादी और घुसपैठिया देश जो घोषित हुआ जाने लगा, तो उसके बाद सेना में असंतोष फैलने लगा, लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा और वहां पर सेना का होता है तख्ता पलट। और जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 के अंदर, इस घटना के बाद 1999 में मुशर्रफ जो है ये पाकिस्तान में तख्ता पलट करता है। इसके तख्ता पलट की भी बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पाकिस्तान में हमेशा से रही है। जैसे कि आपने 1971 के समय में देखा था कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने याहिया खान के साथ हाथ मिला लिया, सैन्य तानाशाह के साथ हाथ मिला लिया, और बाद में उसी सेना के माध्यम से उसको फांसी की सजा दे दी गई जुल्फिकार अली भुट्टो को। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। परवेज मुशर्रफ जो है वो उस समय 1999 में वो उस समय जनरल बनने के योग्य नहीं था। कैसे नहीं था समझिए। पाकिस्तान में जनरल बनाया जाता है सीनियोरिटी के हिसाब से बनाया जाता था कि जो वरिष्ठ होगा, वरिष्ठतम अधिकारी होगा, वो जनरल बनेगा, वरिष्ठता क्रम के हिसाब से बनता था। जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले वरिष्ठता क्रम में 3 लोग और थे, 2 या 3 लोग और थे, एग्जैक्ट शायद मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन या 2 या 3 लोग उससे सीनियोरिटी में आगे थे।
जिनको पाकिस्तान की सेना का जनरल बनना था। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नवाज शरीफ उसने दोनों तीनों सीनियर जो अधिकारी थे उनको दरकिनार करते हुए मुशर्रफ के साथ, क्योंकि मुशर्रफ के साथ उसके संबंध थोड़े ठीक ठाक से थे, मुशर्रफ को पाकिस्तान की सेना का जनरल बनाया। तो आउट ऑफ टर्न जाकर के मुशर्रफ अपनी पाकिस्तान की सेना का वो बना था, जनरल बना था, नहीं तो उसका मौका नहीं आना था वो आना। ये भी नवाज शरीफ की ही गलती थी, उसने गलत तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट की, इसका परिणाम उसको करगिल युद्ध के बाद भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, हार गए, भारत से हार गए, हाय तौबा मची हुई थी। सेना इस चीज को वो बिल्कुल वो नहीं करती। सेना को मौका मिला 1999 में, इस व्यक्ति जिस मुशर्रफ को लाने में नवाज शरीफ का बड़ा योगदान था, वही नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर देता है। और नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके पाकिस्तान का एक बार फिर से सैन्य तानाशाह जो है वो वहां पर आ जाता है। अब जब ये सैन्य तानाशाह बनता है तो उसके बाद ये उम्मीद स्पष्ट हो गई थी कि भैया भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उस समय तक लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंध बनाने में विश्वास रखते थे। जिन जिन देशों में तानाशाही होती थी उनसे हम थोड़ा सा बचते थे, हमें पता था कि इनके साथ नहीं बनने वाली। तो पाकिस्तान के साथ भी हमें दिख गया था कि अब संबंध ठीक रहेंगे नहीं। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतने डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।